डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रीलिम्स 2023 जो है वो लगभग अब करीब आता चला जा रहा है। 28 मई को इसका एग्ज़ाम है ना। और आप लोगों को पता है कि हम लोग 36 मंथ करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि 36 महीने ही क्यों, है ना। 12 महीने का हमने बहुत बार सुना है, टॉपर से हमने 10 महीने का सुना है, तो फिर 36 महीने ही क्यों कवर कर रहे हैं। देखो, एक तो चीज़ आप ये समझो कि ध्यान से इस चीज़ को समझो। देखो, आज हमारा आईआर का फोर्थ होने वाला है पार्ट जो है, ये आईआर का लगभग अभी के लिए लास्ट पार्ट है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे आईआर में, और प्लस एक मैपिंग का लास्ट में लेके आऊँगा, कंप्लीट मैपिंग, ठीक है ना, जिसमें हमारी होलिस्टिक मैपिंग जो है, होल हमारा एक वीडियो रहेगा, ठीक है। होलिस्टिक मैपिंग हम उसमें कवर करेंगे। और मैपिंग में वो सिर्फ करंट अफेयर की न्यूज़ नहीं रहेंगी, उसमें उसमें करंट अफेयर के ऐसा वो तो होंगे ही होंगे कि करंट अफेयर की कौन सी चीज़ें वो हम लोगों ने साथ साथ कवर भी की हैं, बट बेसिकली कहाँ से मैपिंग के प्रश्न यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। वो एक हो सकता है कंबाइन वीडियो, या हो सकता है उसके 2 पार्ट बने, बट मैं ये चाहूंगा कि मैपिंग में कुछ भी आपका छूटे ना, क्योंकि यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मैपिंग, है ना। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट में रहेगा वो लास्ट की वीडियो है, और जो लेटेस्ट करंट अफेयर रहेगा वो 2 वीडियो में वो भी कवर होगा, ठीक है। तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट हम लोग चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मई 2020 से लेकर मई 2023 तक। अब उस बात की उस प्रश्न आंसर देखते हैं जो आप लोगों को मैंने अभी बोला कि बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि 36 महीने ही क्यों, इतना ज़्यादा क्यों। देखो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर मान लीजिए आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, पता ही है आईएएस की ही कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ना। इसमें आप हर बार देखेंगे लगभग 7-8 लोग, जो 8 लाख लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, आवेदन करते हैं प्रीलिम्स के स्तर पर। उसमें से आपको पता है लगभग 13,000, वो भी अभी वैकेंसी ज़्यादा हुई है, या फिर ये जो आंकड़ा है ये 10,000 तक ही रहता है। 10,000 लोग मेंस लिखते हैं, है ना। और फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो लगभग 2500 के आसपास, मतलब 2500 इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, और लास्ट सिलेक्शन जो है 1000 के आसपास होता है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी वैकेंसी कम होने वाली है, क्योंकि सरकार जो है रेलवे को लेकर अलग से एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करने वाला है। तो अब मान लीजिए 950 सीट है, ठीक है, या 900 सीटें, आप फिर भी इसको ही एवरेज ले लो। अब 1000 लोग किस में से सेलेक्ट हो रहे हैं? 7 से 8 लाख लोगों में। अब ये कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, और इस कंपटीशन को ध्यान में रखकर मान लीजिए आपके प्रीवियस ईयर करंट अफेयर में 5 से 6 प्रश्न सही हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर इससे ज़्यादा यूपीएससी पूछ रहा है। और जो इनडायरेक्ट करंट अफेयर है ना, आप मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो, यूपीएससी अभी क्या कर रहा है, डायरेक्ट करंट अफेयर जो है वो 4 से 5 प्रश्न है, ठीक है ना। 4 से 5 प्रश्न डायरेक्ट करंट अफेयर के हैं। इनडायरेक्ट अगर आप देखोगे ना, इनडायरेक्ट अगर आप देखोगे तो लगभग ये संख्या टोटल पहुंचकर 20 के आसपास पहुंच जाती है ना, सारा मिला के। इसको 5 को इधर मिला लो, 15 इधर बना लो, तो टोटल 20 हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके 20 का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 20 में से आप 20 सही करते हैं, तब 40 नंबर आपके सही हो गए, और ये गलत नहीं होंगे, तो इसका मतलब एडिशन ही हुआ। दूसरी बात, अगर मान लीजिए 20 में से 15 भी सही कर जाते हैं, बहुत अच्छे से करंट अफेयर करेंगे, तो 30 नंबर का इजाफा होगा या नहीं। और 30 नंबर का मतलब समझ रहे हो, अगर मान लीजिए आप 70 नंबर ले रहे हो, 30 ऐड कर दोगे तो 100 नंबर कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे आप। तो क्यों, जब पता है कि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना टफ कंपटीशन है, 7-8 लाख लोगों में से सिर्फ 1000 में हमें आना है, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा भाग लोगे, थोड़ा सा ज़्यादा रनिंग कर लोगे, तो क्या क्या कुछ कमी है क्या, उसमें कुछ गलत है क्या ये स्ट्रेटेजी, है ना। कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, तो उसका नुकसान है क्या। अगर मान लीजिए, देखिए, कोई इंसान अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ता है ना, थोड़ा ज़्यादा, तो उससे होने वाला बेनिफिट भी उसी को होता है। अब थोड़ा ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ करने लग जाओ, वो तो मैं हमेशा आप लोगों को रोकता हूँ कि जितना हो सके यूपीएससी में स्पेसिफिक बन जाओ, ठीक है, स्पेसिफिक। बट ये चीज ऐसी है जो मैंने पर्सनली इस चीज को नोटिस किया है कि यूपीएससी इस वजह से बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो करंट अफेयर में फंसे रह जाते हैं, और करंट अफेयर में भी 12 महीने के करंट अफेयर को करते करते ही उनकी लगभग पूरा साल निकल जाता है। क्या फायदा इसका, हो सकता है इसमें एक एक प्रश्न भी आए, आपको नहीं पता कौन से महीने में पूछा जाएगा। हर महीने में मान लीजिए एक प्रश्न पूछता है यूपीएससी, और 4 डायरेक्ट पूछ रहा है, तो आपको क्या पता 12 महीने में से कौन से महीने में प्रश्न पूछ रहा है वो। तो जरूरी ये बन जाता है कि टोटल को टारगेट करें, ये जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इसको टारगेट किया जाए, और इसमें से मैक्सिमम 17 से 18 क्वेश्चन सही किए जाएं। और ये सही करने के लिए जरूरी है कि कम से कम आपको 24 से 30 महीनों का और मैक्सिमम 36 महीनों का करंट अफेयर आपको पता, मतलब 3 साल की चीजें क्या घटित हो रही हैं ये पता होना चाहिए। और मैक्सिमम वही बॉडी और निकाय, बहुत सारे इंडेक्स, वही सब रिपीट होते रहते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आईआर का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और अभी के लिए ये हमारा अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम लोग शुरू करते जा रहे हैं इकोनॉमी,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो सेक्शन, उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे भी, बेसिक भी देखेंगे, और जो अब तक करते आ रहे हैं। पॉलिटी में मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। अभी आईआर में भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक को लिंक कर रहे हैं। देखो, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी शायद प्रीवियस वीडियो में, फिर से एक बार नोट कर लो। फरजाद बी एक गैस क्षेत्र है, ठीक है, फरजाद बी गैस क्षेत्र है। अब यूपीएससी पूछ ले कि ये न्यूज़ में रहता है, तो आप क्या लिखोगे, ये कहाँ पर है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। देखो, बेसिकली ये फारस की खाड़ी में है, ठीक है, फारस की खाड़ी में स्थित है। और फारस की खाड़ी में स्पेसिफिक अगर देश पूछ ले तो ईरान है, ठीक है। ईरान में स्थित ये वाला एक गैस क्षेत्र है, फारस की खाड़ी होगी, और इसको बोलते हैं ऑफशोर, मतलब अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र, प्राकृतिक नेचुरल गैस पाई जाती है यहां पर, ठीक है। अब आप इसको बस थोड़ा सा इतना याद रखना है, क्योंकि भारत का नहीं है इसलिए हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछता है कि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग कर ले मान लीजिए, या ये चीज़ न्यूज़ में रही है, कहाँ पर स्थित है, तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ये यहाँ पर एक ही फैक्ट मुझे आप लोगों को बताना था। अब अगला जो टॉपिक हम लोग अच्छे से होलिस्टिक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है इजराइल फिलिस्तीन वाला। देखो बच्चों, जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। देखो, इजराइल फिलिस्तीन, ठीक है, ये जो संघर्ष है, ये विवाद जो है, इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो आईआर में लेकर आने वाला हूं, ठीक है। जल्दी आएगी वो वीडियो, चिंता मत करिए, उसको वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें वहां पर देख लेंगे, बट ये डिटेल का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको वीडियो भी लंबी होगी, उसको वहां पे पढ़ लेंगे हम लोग, क्या मुद्दा क्या है। बट यहां पे मैं आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें वो नहीं हमारा छूटना चाहिए, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रश्न हमारा शॉर्ट होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें निकल कर आता है, देखो ये तो समझ लो कि इसमें अगर पूछे कि बेलफोर जो घोषणा है, बेलफोर जो घोषणा है वो किससे संबंधित है, तो आंसर पे क्या होना चाहिए, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्सेप्ट से। यूपीएससी ने पूछा है कौन सा प्रश्न, मैं आपको बताता हूं, इसको लेकर एक प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने, लेटेस्ट 2019 का प्रश्न है शायद, ठीक है। तो एक तो ये याद रखोगे, बेलफोर जो घोषणा है वो संबंधित किससे है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है। आंसर आपको ये देना है पहली चीज। अगर मान लीजिए यूपीएससी यूक्रेन रूस लिख दे तो आप गलत कर दोगे उसको, ठीक है ना। बेलफोर घोषणा जो है ये इस कॉन्सेप्ट, इस विवाद से रिलेटेड है, क्या है ये, इसको डिटेल में हम उस वीडियो में देखेंगे, अभी बस इतना देख लो किससे संबंधित है। दूसरा, अगर पूछ ले 6 दिवसीय युद्ध, 6 दिवसीय युद्ध ये किससे संबंधित है, न्यूज में रहता है या फिर इसके बारे में चर्चा रहती है, ये किससे, ये भी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें इससे संबंधित हैं ये आप लोग अच्छे से नोट कर लो। तीसरी चीज, अगर पूछ ले ओस्लो समझौता, ठीक है, ओस्लो समझौता न्यूज में रहता है, किससे संबंधित है, तो प्रश्न में उत्तर क्या देंगे आप, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर बताएंगे। चौथी चीज, एक और देखो जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, द्विराष्ट्र समाधान, ठीक है, ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में, ज्यादा पुराना नहीं है। द्विराष्ट्र, टू स्टेट सॉल्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन। यूपीएससी ने पूछा था कि ये न्यूज में रहता है, किससे रिलेटेड है, कौन से देशों के बीच में विवाद को, तो किससे रिलेटेड होगा, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को। ये प्रश्न यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। देखो बच्चों, मेरा कोई भी चीज आपको बताने के पीछे ना एक 100% सॉलिड रीजन होता है, ठीक है। मैं विदाउट किसी एक स्ट्रॉन्ग रीजन के कोई कॉन्सेप्ट नहीं उठाता हूं। आप लोग मेरी प्रीवियस ईयर लगभग 7 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, अब आप लोगों को अच्छे से पता चल चुका होगा कि किस तरह की चीजें मैं उठाता हूं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर प्रीवियस ईयर जब बढ़ रहे हैं 100 ये वीडियो देखने के बाद तो दिख रहा है सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, तो आप सोचिए यही चीजें आपको आगे हेल्प भी करेंगी, है ना। तो अगर कोई सॉलिड रीजन नहीं होता, मैं उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देता हूं, कोई ऐसी चीज आपको नहीं करवाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। अब मैंने इसका आपको साथ के साथ एक ठोस एग्जांपल दिया है कि क्यों मैं ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, अब ये तो याद रहेगा, द्विराष्ट्र समाधान में क्या है, टू स्टेट सॉल्यूशन, मतलब एक क्षेत्र है, दोनों के बीच में बांटना है, मुस्लिमों के बीच में और यूनानियों के, यहूदियों के बीच में, है ना। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर ये एक टू स्टेट सॉल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसको लेकर हम डिटेल में उस वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रख लो, इसको लेकर अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो याद रखेंगे, है ना। एक और देखो चीजें यहां पर अच्छे से एक बार देख लो। देखो
भारत को लेकर देखो, भारत ना इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पूछे कि भारत की नीति क्या है इजराइल फिलिस्तीन को लेकर, देखो भारत इस चीज इस सॉल्यूशन का ना समर्थन करता है। राष्ट्र समाधान का भारत समर्थन करता है। देखो इजराइल भी होना चाहिए, फिलिस्तीन भी होना चाहिए, भारत ने ये बात बोली है। प्लस अगर देखे, अगर ये पूछे कि भारत इनके प्रति कौन सी नीति यूज करता है, ठीक है, तो भारत की नीति का नाम है डिहाइफनेशन। डिहाइफनेशन, ठीक है ना, डिहाइफनेशन हम समझते हैं ना, दोनों के बीच में इक्वल। तो इसकी जो नीति है ये लगभग भारत ने 2018 में शुरू की थी, ठीक है, इन दोनों देशों के लिए। और बोला ये था भारत ने कि देखो ऐसा है भाई, इजराइल को भी बोला था कि देखो आपसे मेरे जो रिलेशन है ना वो किसी भी कीमत को फिलिस्तीन की कीमत पर नहीं है, और फिलिस्तीन को ये बोला था कि आपसे जो रिलेशन है वो इजराइल की कीमत पे नहीं है। मतलब भारत ने ये बोला, मान लीजिए ये इजराइल है, ये फिलिस्तीन है, तो दोनों के बीच से के साथ हम लोग संबंध बना के रखेंगे। ये भारत का देखो शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है। जब यूएसए और सोवियत संघ के बीच में था तब भी हमने ये बोला था कि हम दोनों के बीच में चलेंगे। वो बात अलग है, आगे जाके हम लोगों ने सोवियत संघ के फेवर में चीजें कर ली थी, वरना हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो भारत की नीति भी आप लोगों को पता चल गई। अब देखो इसको लेकर एक चीज, अब आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो मैं डिलीट कर देता हूं। देखो ध्यान से देखो आगे, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब आपको ये पता होगा, अब आपको ये पता होगा कि यरूशलेम जो है, ठीक है, इसको कई बार जेरूशलम भी बोलते हैं, यरूशलेम भी बोलते हैं, आप जो मर्जी स्टेट को लिख लो, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है वैसे, यरूशलेम, ठीक है, यरूशलेम लिखा जाता है इसको। अब ये एक सिटी है, आपको पता है, इसको लेकर जो आपके मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और यहूदी हैं, इनका आपस में टकराव रहता है इस सिटी को लेकर, है ना, इस सिटी को लेकर टकराव रहता है आपस में। अब ये पहले तो ये देखो कि भाई ये जो सिटी है इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जिसको लेकर इनका आपस में इनकी एक आस्था है, सभी जो तीनों धर्मों की मैंने बात की है। देखो पहली चीज तो ये है, अल अक्सा मस्जिद जो है, न्यूज में रही थी पिछली बार, यहां पर हुड़दंग हो गया था, ठीक है। अल अक्सा मस्जिद, अगर यूपीएससी पूछ ले कि ये न्यूज में रहती है, कहां पर है, यरूशलेम में, गलती नहीं करेंगे। और ये मस्जिद है तो अब आप समझ लीजिए कि इस्लाम समुदाय ना मक्का मदीना के बाद इसको तीसरा पवित्र स्थल मानता है। तीसरा पवित्र स्थल, मक्का मदीना तो आप लोग जानते ही हैं, अब उसके बाद ये तीसरा पवित्र स्थल, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी आस्था ज्यादा होगी। दूसरी बात, आगे आप देखेंगे एक वेस्टर्न वॉल है, ठीक है, वेस्टर्न जो वॉल है, वॉल मतलब दीवार, तो ये भी यहां पर स्थित है, ठीक है। ये यहूदी इसको पवित्र स्थल मानते हैं, यहूदी जो है इसको पवित्र स्थल मानते हैं, ये भी यरूशलेम में ही है, ठीक है, यरूशलेम में ही है, तो ये भी पवित्र स्थल हो गया। एक और चीज यहां पर स्थित है, इसको भी लिख लो, चर्च ऑफ दी होली, एक सेकेंड, ऑफ दी होली मतलब आपको पता ही है प्योर माना जाता है, होली सेपल्कर, सेपल्कर, ठीक है, ये फिर से लिख देता हूं नीचे अगर आपको क्लियर नहीं है, सेपल्कर, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, अगर यूपीएससी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए यरूशलेम में। देखिए भाई कुछ बच्चों को अगर ये लगता हो कि मान लीजिए चीजें कई बार ना, देखिए अब ये आपको पता है डिजिटल चीजें हैं, कई बार अच्छा लिखा जाता है, कई बार साफ नहीं भी लिखा जाता, तो आप लोगों को मान लीजिए अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है सेटिंग में जाएंगे, नीचे दिखा होता है ना एक सेटिंग का सिंबल होता है, इस तरह से बना होता है वो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, क्वालिटी में एडवांस में जाएंगे ना, एडवांस में तब आपका जो है 720 या 1080 इस तरह की क्वालिटीज आती हैं, वो आप जो है उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो वो जब इंप्रूव करोगे तो हर एक चीज आपको बहुत क्लियर दिखेगी, ठीक है। तो अल हक्सा मस्जिद है, वेस्टर्न वॉल है, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, ये चीजें कहां पर स्थित है, ये यरूशलेम में। और किस किस का कहीं ना कहीं पर ये है, ये यहूदियों को है, ये इसको जो है मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। और इधर आप ये जो देखेंगे, ये वाला जो तीसरा है, जो ईसाई हैं, ठीक है, ईसाई जो हैं वो इसको पवित्र स्थल मानते हैं, ठीक है, ईसाइयों का पवित्र स्थल है। वो कहते हैं कि यहां पर जो यीशु जो थे उसको सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है, तो वो उनके लिए भी वो पवित्र स्थल हो गया। तो यरूशलेम की इसलिए इंपॉर्टेंस है। बाकी इसको जो हम जो हैं आगे की वीडियो में जब हम लोग वो कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना इस वीडियो को, इजराइल फिलिस्तीन, तो उसमें हम लोग सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। देखो एक न्यू क्वेड को लेकर बात मैंने वैसे आईआर की वीडियो में बताई थी, पर यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, यूपीएससी अगर पूछे। देखो क्वेड तो आप जानते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है। क्वेड में कौन कौन से देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जापान है और यूएसए है, ये तो आप लोगों ने लिख रखा होगा।
ठीक है, तो क्वाड है किसके लिए है? इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को बैलेंस करने के लिए। इसमें तो भाई कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने आपको करवा दिया है ये। अब न्यू क्वाड क्या है, ये क्या बला है, तो इसको देख लो। ये पहली चीज तो ये है, मैंने आपको एक अब्राहम समझौता बताया था, जिसमें यूएई ने ना अब्राहम समझौता, जैसे मैं आपको यहां लिख देता हूं, देखो अब्राहम समझौता जो था वो यूएई ने इजराइल के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल किए थे। मैंने बताया था ना आप लोगों को, यूएई और इजराइल के बीच में ये चीजें हुई थी। अब ये यहाँ पर हो गया। जब ये समझौता हुआ ना, तो कई जो विशेषज्ञ थे वो न्यू क्वाड की बात करने लगे। न्यू क्वाड में कौन कौन है, जैसे मान लीजिए इसमें मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे ना, तो अमेरिका, इजराइल, ठीक है, भारत और आपका यूएई, ठीक है, दुबई जो है, ठीक है, ये अब 4 देश हैं। ये एक तो याद रखना चाहिए कि न्यू क्वाड में है कौन। अब देखो ये बात आप अगर देखेंगे तो यूएस से भारत ये दोनों किस में हैं, क्वाड में भी हैं। इजराइल क्वाड में नहीं है, यूएई क्वाड। तो ये दोनों देश कहाँ के हैं, मध्य एशिया के हो गए ना। अगर आप देखेंगे तो पश्चिम एशिया से संबंधित हो गए। तो पश्चिम एशिया में, वेस्टर्न एशिया में ये एक ग्रुप बन के आया, और ये मैंने बार बार आईआर की वीडियो में बताया है कि नए ग्रुप जो है बन रहे हैं उसमें ये एक प्रमुख गुट है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, सेम है, चीन और रूस को, इवन ईरान को इस क्षेत्र में दबदबा कायम करने से रोकने के लिए, ठीक है ना, न्यू क्वाड बनाया गया है इस चीज के लिए। बस आपको ये देश याद रखने हैं। अगर यूपीएससी इस तरह से प्रश्न पूछे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर यूपीएससी ये पूछे ना कि न्यू क्वाड किस क्षेत्र से संबंधित है, तब आप कहेंगे या तो पश्चिम एशिया, इसको कई बार मध्य एशिया भी बोल देते हैं, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ठीक है। हालांकि वैसे मध्य एशिया में वो 5 फिंगर्स आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बट इसको भी कई बार क्षेत्र को बोल दिया जाता है। तो याद रखेंगे, प्रश्न में आप ये टिक करेंगे, ठीक है, ये आंसर के फॉर्म में आपको बताना है। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी चीजें देखते हैं, बहुत सारा कंटेंट है आज। एक चीज याद रखो, यूएई जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, 3rd बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। बांग्लादेश को लेकर पूछा था तो यूपीएससी हो सकता है यूएई को लेकर पूछ ले, ठीक है। तो ये एक साझेदार है, 3rd बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बाकी इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, एफडीआई कहां से ज्यादा आती है, वो सब चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स में देखने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना याद रख लो। एक फैक्ट ये है, इसको अच्छे से रख लेना है। एक फैक्ट ये भी लिख लो, दुक्कम बंदरगाह कौन सी स्टेट में है या कौन से देश में है? दुक्कम बंदरगाह अगर आप देखोगे तो ये ओमान में है, ठीक है। न्यूज में रहता है तो आपको याद रहना चाहिए, ये ओमान में है दुक्कम बंदरगाह। अब आगे चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें आज हमें कवर करनी है। देखो एक ना न्यूज में रहा था 2021-22 के टाइम पे, बारबाडोस, ठीक है। ये क्या है? पहली चीज तो ये देखो कि ना यहाँ पर महारानी का शासन था, ठीक है, महारानी का शासन था, उसको खत्म कर दिया था। अब एक चीज मुझे बताओ, बहुत सारे बच्चों को मैं वैसे तो मेंटोरशिप क्लासेस में पूछता हूँ बच्चों से प्रश्न, आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ। देखो गणराज्य किसको बोलते हैं? गणराज्य किसको बोलते हैं? अगर आप इसको देखेंगे ना, तो गणराज्य ये होता है कि राजा का वंशवाद ना होकर चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्र का प्रमुख हो, चुना हुआ राष्ट्र प्रमुख हो। अब ये राष्ट्र प्रमुख आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, प्रत्यक्ष चुनाव भी हो सकता है, और आपका अप्रत्यक्ष चुनाव भी हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है ना, तो जरूरी नहीं है वो प्रत्यक्ष ही हो। तो गणराज्य वो होता है जहां पर वंशवाद ना हो और वहां पर चुना हुआ प्रमुख हो। अब यहां पर रानी की सत्ता खत्म कर दी गई, मान लीजिए रानी की सत्ता समाप्त, तो क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? ये गणराज्य बनेगा कि नहीं? तो ये अगर आप देखेंगे विश्व का सबसे नया गणराज्य है, इसको नोट कर लो, विश्व का सबसे नया गणराज्य है, ठीक है। इस प्रश्न में अब यहां पर आप लोग गलती नहीं करेंगे, बारबाडोस आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर यूपीएससी पूछ ले विश्व का सबसे नया गणराज्य, क्योंकि आपका कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर है, लोगों को भूल गए होंगे लोग इसको लेकर, क्योंकि 1-2 साल पुराना करंट अफेयर है, तो पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। गलती नहीं करेंगे भाई इस चीज को लेकर। और ये है कहां पर स्थित है? अगर आप देखेंगे ना इसको, तो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन के बीच में देश है ना बहुत सारे, जैसे छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, जैसे क्यूबा है, हैती है, वहीं पर आसपास में ये स्थित देश है बारबाडोस, ठीक है। बस इतना याद रख लेंगे, दिक्कत नहीं है ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसमें अब कुछ और चीजें देखते हैं भाई जल्दी से। देखो एक ना आपको पता है जो चीन है, ठीक है, वो BRI प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है ना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। किसका प्रोजेक्ट है? चीन का है। इसको पहले क्या बोलते थे? OBOR,
वन बेल्ट वन रोड, अब इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या कर रहा है चीन, आईआर की वीडियोस में हर बार बताया मैंने, क्या कर रहा है इसमें, चीन एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है, समुद्र के माध्यम से, भूमि के माध्यम से, ठीक है। अब समुद्र में वो क्या करेगा, सी रूट्स बनाएगा, ठीक है, सी रूट्स के माध्यम में जोड़ेगा, पुराने रेशम मार्ग की बात करता है वो, ठीक है। और भूमि के माध्यम से क्या करेगा, रेलवे के कनेक्टिविटी बढ़ाएगा वो, ठीक है, या फिर सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। तो ये चीजें कर रहा है रूस, चीन कर रहा है, किसके लिए, एक तो वो यूरोप तक पहुंच सके, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक अपनी पहुंच बना सके, दूसरा वो अफ्रीका तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये चीजें अगर करे, आसियान के क्षेत्र में पूरा उसका कनेक्टिविटी ऑलरेडी है भी, उसको बढ़ा भी रहा है, ये चीन काम कर रहा है। अब इससे क्या होगा, और मैंने बताया चीन का उद्देश्य क्या है, सुपर पावर बनना। तो सुपर पावर बनने के बीच में वो ये चाहता है कि सारे देश मुझसे ऐसे जुड़ जाएं, जब वो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बच्चों ध्यान से समझो, जब वो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा तो देश उससे जुड़ जाएंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक पक्ष से जुड़ जाएंगे ना। अगर आर्थिक पक्ष से कोई देश किसी से जुड़ जाता है ना, तो कल को वो उसके क्या नहीं जाएगा, खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है, चीन के अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसके आर्थिक हित जुड़े होंगे ना, आर्थिक हित जुड़े होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इसका फायदा उठाने के लिए चीन ये चीजें, ये प्रोजेक्ट चला रहा है। ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, समझो। अब ये चला रहा है, ये विश्व को पता है, तो अमेरिका और यूरोप जो है, या भारत जो है, क्या वो देखते रहेंगे, वो लोग भी तो सोचेंगे ना कि ये अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो यूरोप की पहल देखो इसके अगेंस्ट में। अब आपको देखो, भूलना नहीं चाहिए ये चीजें, इतनी आसान भाषा में समझाता हूं तो भूलना नहीं है, यहां से बिल्कुल बिल्कुल एक कहानी की तरह मैं आप लोगों के सामने चीजें रख देता हूं। अच्छा लगे तो शेयर करिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। अगर मेहनत आपको फिर भी नहीं दिख रही है तो मत शेयर करिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा भाई, ठीक है, ताकि हिंदी माध्यम का रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव हो सके। अब देखो मैंने क्या बोला, इसके अगेंस्ट में कुछ चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, इसके पैरेलल। तो एक है ग्लोबल ग्लोबल गेटवे, ठीक है, ग्लोबल गेटवे है। तो अब ये याद रखना, यूपीएससी पूछ ले ये क्या है। देखो ये पहली चीज याद रखो, ये ईयू की, यूरोपीय संघ की पहल है, ठीक है, किसके विपरीत है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। अब इसके अंदर क्या है, अब देखो ये क्या कर रहा था, यहां पर अवसंरचना को विकसित कर रहा था, तो ये भी यही कर रहा है, बुनियादी अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, बुनियादी अवसंरचना जो होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको बेहतरीन के लिए बनाने के लिए ईयू की पहल है। लगभग लगभग अगर आप देखेंगे 300 अरब यूरो की पहल है ये, ठीक है। आप संख्या ना भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना नाम याद रखना। अगर पूछ ले ग्लोबल गेटवे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये यूरोपीय संघ की एक पहल है, किसको काउंटर करने के लिए, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा और देखो, एक और है, देखो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, इसको लिख लो यहां पर, बिल्ड बैक, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। इसको ना शॉर्ट में बोलते हैं B3W, ठीक है, B3 मतलब 1B 2B 3B, ठीक है, B3 हो गया ये, और ये W इसका आ गया, तो इसको ये बोलते हैं। अब ये किसकी पहल है, देखो ये शुरू की गई है किन देशों द्वारा, G7 देशों द्वारा। G7 आपको पता है ना, फ्रांस, इटली, ये सब देश है ना, अमेरिका, और ये देश हैं। भारत को इसमें आमंत्रित किया गया, अच्छे से पढ़ा चुका हूं, हम रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर चीजें। ये G7 देशों की पहल है ये, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, और इसका भी यही काम है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंडो पैसिफिक में अगर मान लीजिए किसी देश को अवसंरचना में सुधार करना है, तो उसके लिए लोन वगैरह देंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे। तो इसका भी वही काम है, बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, किस क्षेत्र में, इंडो प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी एक याद रखेंगे। अब ये सब हो रहा है तो भारत क्यों पीछे रहेगा भाई, भारत को भी तो कुछ करना होगा। तो बिल्कुल भारत और कर रहे हैं, कौन, भारत और जापान मिलकर एक पहल चला रहे हैं, जिसको बोलते हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। अब देखिए ना, मेंस के लिए इससे बेस्ट और क्या बनेगा, सब मैंने यहाँ पे लिखा दिए भी, और इसको लेकर यूपीएससी प्रश्न पूछता ही रहता है, हर बार प्रश्न आता है इसको लेकर। तो आप देखेंगे ये सब चीजें बता दीजिए ना मेंस में भी, कुछ और बताने की जरूरत बचेगी क्या, नहीं बचेगी, इसको उसी रूप में समझना है। तो ये किसकी किसकी पहल है, भारत और जापान मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जापान अफ्रीका तक पहुंच बन सके हमारी, ठीक है, अफ्रीका तक एक तो विकास हो सके अफ्रीका का, और पहुंच बन सके, ठीक है। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है। तो तीनों चीजें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे भाई, गलती नहीं करेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्या विपरीत में चीजें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो आपको पता है 2021 और 22 के लिए भारत को किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसका अस्थायी अध्यक्ष बनने का मौका मिला है,
ठीक है ना, अस्थायी सीट मिली है भारत को, सदस्य है भारत, अस्थायी सदस्य है। ठीक है, तो अगर आप भारत को पता है अगर सदस्य होता है तो फिर अध्यक्षा भी करनी पड़ती है कुछ समय के लिए, तो भारत ने की। अब देखो, जब ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो चलो हल्का सा करंट अफेयर हो गया, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएनएससी के बारे में हल्का सा जान लो, इसके बारे में थोड़ा सा, ये तो अब काफी हद तक मैंने आईआर की वीडियोज में बता रखा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में यह एक है। ठीक है ना, यूएन के प्रमुख अंगों में एक है। ठीक है, सबसे पावरफुल अंग है ये, सबसे पावरफुल बॉडी है वर्ल्ड के लिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है, मेन उद्देश्य क्या है। अगर यूपीएससी सीधा पूछ लेना कि इनका मेन उद्देश्य क्या है, मैं हमेशा कहता हूं बेसिक क्रक्स क्या है उद्देश्य मेन जिसके लिए ये जरूरी है, तो बोलते तो ये लोग ये हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, ये इनका मेन उद्देश्य है, याद रखेंगे, अगर सीधा पूछ ले तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे आंसर देने में। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अब ये एक अंग है तो मान लीजिए बाकी अंग क्या है, तो एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, आप लोगों को पता होगा। दूसरा अंग क्या है, इकोसोक है, इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूं मैं, इसके निकाय भी बताए थे। ठीक है, तीसरी चीज इसके अलावा और क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, न्यास परिषद बोलते हैं उसको। उसके अलावा क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और एक सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। वैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल मुझे लगता है समाप्त कर दी गई है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, पर बट याद रखो। ठीक है, कौन कौन से अंग है इसके। एक चीज और है, देखो भारत ना इसी में, जैसे अब अस्थायी सदस्य तो भारत बन जाता है, और 8वीं बार बना है ये। ठीक है, तो पहली बार नहीं है, मतलब प्रश्न में पूछ ले यूपीएससी तो गलती कर दो, 8वीं बार बना है। तो ये तो चलो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि पहले भी बन चुके हैं। हम बात किसकी करते हैं, स्थायी सदस्यता की। हम कहते हैं कि हमें स्थायी सदस्य बनाओ, क्योंकि इसमें जो 5 मेंबर है ना, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, तो ये P5 जो कंट्रीज है ना, P5 इसमें है सदस्य मेन। इनके पास क्या है, वीटो है, तो ये कुछ भी कर सकते। इसीलिए तो मैंने बोला है यूएनएससी से पावरफुल कोई निकाय नहीं है वर्ल्ड में। ये लोग किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये, और ये रोक भी सकते हैं। क्योंकि अगर रूस है, जैसे हमारे लिए बहुत सारे ना प्रस्ताव लाए गए थे यूएनएससी में, हमेशा रूस ने बचाया है, हमें वीटो किया है उसने। ठीक है, तो पर हम भी चाहते हैं कि हमें भी इस P5 में शामिल करो। तो भारत का एक ग्रुप है जिसमें G4 ग्रुप है, याद रखना, अगर सीधा पूछ लेना यूपीएससी की G4 ग्रुप का उद्देश्य क्या है, तो स्थायी सदस्यता के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब G4 है तो कई देश होंगे इसमें, ग्रुप अकेला तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है ये भी याद रखो, भारत है, जर्मनी है, ठीक है, जापान है, और प्लस लास्ट एक ब्राजील है। ठीक है, इसको याद रखना है। ये 4 देश ऐसे हैं जो कहते हैं हमें भी क्या बनाओ, P5 में सदस्यता दो, आपस में मिलकर डिमांड करते हैं। देखो, कोई एक करेगा कोई सुनेगा नहीं, 4 देश मिलकर करेंगे तो हो सकता है विश्व का ध्यान जाए। ठीक है, तो G4 ग्रुप भी आप लोग याद रखेंगे। एक ना सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता हूं, कॉफी क्लब, शायद इसको लेकर यूपीएससी प्रश्न पूछ भी चुका है। ठीक है, तो कॉफी क्लब अगर पूछ ले कि कॉफी क्लब क्या है। अब एक चीज बताओ मुझे ध्यान से, भारत कह रहा है कि मुझे स्थायी सदस्य बनाओ, पाकिस्तान को दिक्कत नहीं होगी क्या, चुप करके बैठा रहेगा वो। भारत तो जहां कुछ करता है तो पाकिस्तान सबसे पहले नहीं नहीं नहीं, ये इसको बनाओ तो मुझे बनाओ, ये हमेशा कहता है ना। तो उसको ये चीज तो पता लगी कि मैं तो बन नहीं सकता, पाकिस्तान को ये पता है। क्यों, लोकतंत्र नहीं है वहां पर, अगर आप देखेंगे जिसमें भारत का है, जनसंख्या भी बहुत बड़ी नहीं है, आर्थिक विकास भी उसका उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, एक जिम्मेदार राष्ट्र भी नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान को पता है कि देखो यहाँ पर अगर मैं ये डिमांड करूंगा ना कि भारत के साथ मुझे भी बनाओ, तो कोई मेरी सुनने वाला है नहीं। तो क्या किया उसने कई देशों को साथ में लेकर ये कहा कि इनको नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, मतलब खुद को मिले ना मिले ये मैटर नहीं करता है उसको, भारत को नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके विपरीत एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें इटली को उसने साथ ले लिया है, पाकिस्तान तो है ही। ठीक है, इटली है, पाकिस्तान है, अगर आप देखेंगे मैक्सिको है, ठीक है, और मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र भी है। इस तरह के देश उसने साथ में ले लिए, क्या बना लिया, कॉफी क्लब। तो अगर यूपीएससी पूछे प्रश्न, मान लीजिए रिपीट होता है प्रश्न कि कॉफी क्लब का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे G4 देशों को स्थायी सदस्यता से रोकना है। दूसरा, अगर पूछे प्रश्न कि कॉफी क्लब किसके विपरीत बना है, तो G4 ग्रुप के। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है इसमें। ठीक है, आज नहीं बने कल बने, पीसीएस में तो बहुत बार बना भी है ये प्रश्न, आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना भाई, टू द पॉइंट। एक भी चीज मैं आप लोगों को क्लियर कट रखता हुआ चला जा रहा हूं, आप लोगों को गलती नहीं करनी है, यहाँ पर अच्छे से नोट्स बनाकर इसके रख लेने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, आगे देख लेते हैं चीजें किस तरह से। अगर देखो, अगर ये पूछ ले यूपीएससी, थोड़ा सा है, एक फैक्ट है, मुझे लगता है प्रश्न पूछ भी सकता है, क्योंकि फिर से कोविड जो है दिक्कत कर रहा है, तो हो सकता है प्रश्न पूछ ले। देखो,
अगर यूपीएससी पूछे कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल, ठीक है, फाइनेंसिंग का तो स्पेलिंग पता है ना आपको, फाइनेंशियल सही लिख दिया मैंने, ठीक है। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल यूपीएससी पूछ ले कि न्यूज में रहता है, किससे संबंधित है, तो प्रश्न कहेंगे डब्ल्यूएचओ से संबंधित है, बस इसको इतना याद रख लो, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब लगातार फंडिंग करो डब्ल्यूएचओ की, वो कहता है, ये कहता है, ये नहीं है कि स्वैच्छिक फंडिंग करके आप भूल जाते हो मेरे को दिक्कत होती है, पैसा चाहिए मुझे, ठीक है। तो बस इतना याद रख लो, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल किससे संबंधित है, प्रश्न ये बनेगा, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ से संबंधित है, बस इससे ज़्यादा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एससीओ की बैठक हुई, ठीक है, 2021 में। तो एससीओ की बैठक के टाइम पे देखो एक चीज तो ये की गई, कौन सा सम्मेलन था, ये 16वीं बैठक हुई, ठीक है, पुरानी है तो याद रख लो इसको फिर भी, बट अगर जो इसमें इंपॉर्टेंट, बस एक ही लाइन बताऊंगा, ज्यादा मत याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। ईरान को ना इसमें स्थायी सदस्य बना लिया गया, ठीक है, ईरान को स्थायी सदस्य बना लिया गया, और बाकी एक दो देश और हैं, जैसे सऊदी अरब है, मिस्र है और कतर है, ठीक है। सऊदी अरब, मिस्र और कतर को संवाद भागीदार के रूप में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ईरान को याद रखेंगे स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया, किसमें, एससीओ में। एससीओ समझते हो ना, शंघाई सहयोग संगठन, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, चीजें इनको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में करवाया था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ये मैंने वैसे करवा दिया था, फिर भी जल्दी से बता देता हूं ताकि गलती ना हो, ठीक है। ये है क्या, तो मैंने आपको बताया था कि रूस के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है, ठीक है ना, रूस का नेतृत्व है और सैन्य गठबंधन है, एक तो ये याद रखो। दूसरी चीज ये है कि ये देखो नाटो बनाया गया था ना, नाटो का विपरीत है ये, ठीक है, नाटो के अगेंस्ट, नाटो को काउंटर करने के लिए है। अगर हम पे कोई, नाटो में क्या है कि आप किसी एक देश पे अटैक करते हो तो अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर अटैक करेंगे, उसी तरह से ये है कि आप इसमें से किसी पर अटैक करते हो तो रूस और उसके जो इसमें शामिल देश हैं वो मिलकर अटैक करेंगे, बस सामूहिक सुरक्षा संधि पर आधारित है, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है ना, आपस में मिलकर, अगर कोई एक पे अटैक करोगे तो हम सब लोग मिलकर करेंगे, इससे डरते हैं बाकी देश, ठीक है, इसीलिए किया हुआ। तो इसमें कौन है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, ये मैंने बता दिया था वैसे, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, रूस तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, और आपको मैंने बताया किर्गिस्तान। तो ये देश इसमें शामिल हैं। अगर किसी एक पर अटैक होता है तो ये लोग सब मिलकर नाटो की तरह आप जो है काउंटर अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रख लो भाई अच्छे से, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे देखते हैं, देखो क्या हुआ था, जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। इसी में इसका एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, अच्छे से याद है, इसके बारे में दो तीन चीजें बताऊंगा अभी, लेकिन पहले ये देख लो कि इसका ना, इसमें नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया था, ठीक है ना, मिस्र को शामिल, नया सदस्य बनाया गया, इसका पार्टिसिपेट सदस्य बना इसमें। तो मिस्र शामिल हुआ, तो मिस्र से पहले भी कई देश थे, जैसे बांग्लादेश था इसमें, ठीक है, बांग्लादेश था, मैं क्लियर कर देता हूं, चिंता मत करिए, यूएई और उरुग्वे, ठीक है। इनके बाद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये सदस्य एडिशनल, किसके बाद, देखो एनडीपी है किसका, ब्रिक्स का है ना, तो ब्रिक्स में ये देश तो होंगे ही ना, एनडीबी में ये देश तो होंगे कि नहीं होंगे, कौन कौन से, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ये तो होंगे ही होंगे, प्लस ये भी ऐड कर लिए गए हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए ये लोग ऐड हो रहे हैं, और किस में ऐड हो रहे हैं, बैंक में, तो बैंक में ऐड होने तो कैपिटल तो कम होगी ना, इनका भी तो हिस्सा डालना है, तो बस ये है, ये याद रखो। प्रश्न इस तरह से पूछ लेगा यूपीएससी, क्या सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन है इसमें। एक समय पर जब शुरू किया गया था ना, तो $100 बिलियन की इसकी अधिकृत पूंजी है, $100 बिलियन, ठीक है, $100 बिलियन की अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे इतनी कैपिटल है, तो पहले तो क्या था, सबने 20-20 जो है बिलियन डाले थे, अब ये है कि सबका हिस्सा थोड़ा कम होगा,
ठीक है, इसी कैपिटल में इन लोगों को भी जगह देनी है। तो ये प्रश्न अगर आ जाए यूपीएससी की इक्वल है, तो अब थोड़ा इक्वल नहीं बचा है, अब लोगों का इनका भी हिस्सा पड़ चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब थोड़ा सा इसको देख लो, एनडीबी को लेकर मैंने आपको चीजें बताई थी। देखो इसके बारे में जो प्रश्न का कंफ्यूजन रहेगा ना, वो ये रहेगा, इसको इस्टेब्लिश, क्या ये जैसे ब्रिक्स स्थापित हुआ था क्या तभी एनडीबी को बना दिया गया था? नहीं, ये छठवां जब सम्मेलन था ना, छठवां ब्रिक्स सम्मेलन था, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखना। और ये छठवां सम्मेलन हुआ कहां पर था? ठीक है, फोर्टालेजा में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे भाई, छठवें ब्रिक्स सम्मेलन में एनडीबी की स्थापना की गई थी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बाकी मैंने चीजें इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता दी हैं। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न। अब देखो, जब हम लोग ये पढ़ लिए है ना, ब्रिक्स का पढ़ लिया, ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा था, अब थोड़ा सा अपडेट देखना था, वो देख लिया। ठीक है, किसको शामिल किया गया है। अब इसके साथ की कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका विश्व बैंक है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक है, इसको लेकर सवाल हर बार, बहुत बार सवाल यूपीएससी ने पूछा है और यूपीएससी का फेवरेट है ये। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो ये देखो, विश्व बैंक के अंदर ना, देखो वर्ल्ड बैंक किसको बोला जाता है, ध्यान से समझो। एक तो इसमें आईबीआरडी है, ठीक है, एक इसमें है आईडीए। ठीक है, जो आईबीआरडी है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है ना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में फिर से बोल रहा हूं बच्चे, सब लिखूंगा नहीं फुल फॉर्म, आप लोग सुन के लिख लेंगे। ठीक है, वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इसको बोलते हैं। ये क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, आईडी है। अब देखो, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? विश्व बैंक। पहले तो ये एक फैक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। विश्व बैंक का मतलब ये दोनों बैंक हैं। ठीक है, अब इसके और पार्ट भी हैं, दो तो हो गए, तीसरा देखते हैं, इसमें और भी है ना। देखो एक है इसमें, अगर आप देखेंगे तो ये है आईएफसी। ठीक है, गूगल पे सर्च करके भी देखोगे तब भी मिल जाएंगे, बट अच्छे से समझ लो। जो मैं इसमें मेन चीज बताऊंगा ना, वो इंपॉर्टेंट है आगे चल के। सुनो पहले, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये। तो आईबीआरडी हो गया, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। और ये आपका आईडीए है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। और ये आपका आईएफसी है, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अब चौथा एक और देखो, इसमें एक और है, वो है आपका एमआईजीए। ठीक है, एमआईजीए। तो एमआईजीए क्या इसको हिंदी में बोलते हैं? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है ना, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, हिंदी में बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, चौथी ये हो गई। एक और है भाई, एक और है आईसीएसआईडी। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न एक इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निवेश संबंधी विवादों के निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। निवेश संबंधी विवादों के निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। ठीक है ना, ये आपका हो गया आईसीएसआईडी। देखो बच्चों, एक तो प्रश्न बनता है इस पे कि इसमें शामिल है कौन। ठीक है, किसको विश्व बैंक कहते हैं। तो अगर यूपीएससी पूछ ले कि विश्व बैंक में शामिल है, तो एक तो मान लीजिए ये हो गया, मान लो इसकी जगह ये लिख दे आईबीआरडी आईएफसी, गलत हो जाएगा ना। आईबीआरडी एमआईजीए लिख दे, गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आईबीआरडी और आईडीए, इन दोनों को मिलाकर विश्व बैंक बनता है। पहली चीज तो ये नहीं भूलना। दूसरा, भारत इसका और इसका सदस्य तो है, बट इसका सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। ये है प्रश्न इंपॉर्टेंट जो पहले भी बन चुका है। भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, एक लाइन में बता देता हूं। देखो बच्चों, क्या है ये, था क्या, निवेश संबंधी विवादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है ना, ये निपटान के लिए कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा यहां पर होगा। अब एक बात बताइए, ये लोग पता क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई विवाद है ना, तो उसका सॉल्यूशन भारत के बाहर हो, ऐसी जगहों पर हो। पर भारत कहता है कि देखो हमारे अपने क्या है, न्यायालय है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो भाई पहले वहां पर होना चाहिए ना निपटान। आप बाहर क्यों जाएं? हमें पता है कि हमें हमारे न्यायालयों पे भरोसा नहीं है क्या? तो इसलिए भारत ने कहा कि हमें आपकी इसकी सदस्यता नहीं चाहिए, बाकी हम चारों में शामिल हो जाएंगे। अब यहां से आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक तो ये याद रखो, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक का अगर आप हेडक्वार्टर देखोगे तो वाशिंगटन डीसी,
ठीक है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, अमेरिका में, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप आईएमएफ का देखोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, तो इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। ठीक है, और आईएमएफ जो है 1944 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इन सब का अलग अलग है। जैसे आप आईबीआरडी इसका देख लो, देखो ये 1944 में बनाया गया, लिख ही लो ईयर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1944 में बनाया गया। ये आपका जो है 1956 में बनाया गया है। ठीक है, 1956 में बनाया गया है। ये अगर आपका देखेंगे तो 1988 में बनाया गया है, MGIC वाला, MIGA वाला। और ICID वाला ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, इसका ईयर मुझे लगता है यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा कब बनाया गया था इसको। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, IDA अगर आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है 1960 में बनाया गया है, 1960 में ये बनाया गया है। ठीक है, सबसे अंत में यही बनाया गया है, ये वाला जो है सबसे अंत में शायद इसको बनाया गया है। तो ये चीज़ें बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। ये 1944 में बनाया गया है, ये इसका हेडक्वार्टर इसका भी यहाँ पर है। अब देखो आईएमएफ क्यों बनाया गया है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो होता है, जैसे भारत ने भी लोन लिया था, मैंने आपको कई बार बताया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से डील करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई है। उसके अलावा कई और चीज़ें, जैसे किसी एक देश में ना, जैसे आपको पता होगा अभी पाकिस्तान ने लोन लिया था आईएमएफ से, तो ये क्या कहते हैं कि नीतिगत सुधार करो। अगर कोई देश नीतिगत सुधार करने के लिए लोन लेना चाहता है, ये भी एक वर्ड याद रखो। इस बार यूपीएससी ने आईएमएफ में एक व्यवस्था है, उसको लेकर सवाल पूछा था, मैं आगे आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा वो। ठीक है, तो नीतिगत सुधार को लेकर अगर ऋण लेने की व्यवस्था हो तो कौन देगा उसके लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देगा। तो इसको लेकर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, बाकी न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो जो है आपका NDB है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB, इसका जो हेडक्वार्टर है मैंने आपको कहाँ बताया था, याद है ना पिछली वीडियो में, इसको याद रखना भाई, ये शंघाई में है। ठीक है, और आपको इसी के साथ मैंने आपको एक और बताया था, AIIB। ठीक है, AIIB, ठीक है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी मैंने बताया था, ये चीन का है। इसका कहाँ पर है, बीजिंग में। तो हेडक्वार्टर बहुत पूछे हैं यूपीएससी ने इन दोनों को लेकर, तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। हमने एनडीबी भी पढ़ लिया, हमने AIIB भी पढ़ लिया, हमने विश्व बैंक भी पढ़ लिया, हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर गलती मुझे लगता है आपकी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, जल्दी से आगे चीज़ें देख लेते हैं। देखो सार्क को लेकर मैंने आपको कुछ कुछ तो पढ़ा दिया था, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है ना, सार्क के बारे में आप लोग अच्छे से, आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो एक चीज़ तो ये देखो भी, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1985 में। ठीक है, स्थापित हुआ था। बट अगर आप देखेंगे इसमें वैसे तो 8 सदस्य हैं। ठीक है, हम लोग देख लेंगे कौन कौन से हैं, बट अगर आप इसके संस्थापक देखोगे ना, संस्थापक 7 ही हैं। बाद में जाके अफगानिस्तान ऐड हुआ है, तो संस्थापक सदस्य 7 हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर यूपीएससी कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, कि सभी स्थापित होने के बाद सभी सदस्य थे, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत बाद में शामिल हुआ। कौन कौन है इसमें, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, भारत है, मालदीव है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें हम लोगों ने देख लिए 1 2 3 4 5 6, एक और छूट रहा है, बांग्लादेश हो गया हमारा, नेपाल। ठीक है, तो ये नेपाल है। ठीक है, ये जहाँ पर नेपाल होगा ना वहाँ भूटान होगा। ठीक है, जहाँ भूटान होगा वो नेपाल तो पहले, तो ये दोनों तो साथ में ही आते हैं। ठीक है, बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, ये थे संस्थापक सदस्य। मैंने आपको बोला 8 है, तो बाद में अफगानिस्तान ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, अफगानिस्तान भी इसमें सदस्य है। ठीक है, तो अफगानिस्तान कब शामिल हुआ है इसमें, 2007 में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बट क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, ये दक्षिण एशिया पर केंद्रित एक संगठन है। ठीक है, दक्षिण एशिया के विकास पर। अब साउथ एशिया तो पता ही है ना आपको, भारतीय उपमहाद्वीप अगर देखेंगे ना, उसके क्षेत्र यही आते थे। ठीक है, तो दक्षिण एशिया जो है, देखो आपको ये पता होना चाहिए, दक्षिण साउथ एशिया क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया क्या होता है। ठीक है, ईस्ट एशिया क्या होता है, वेस्टर्न एशिया क्या होता है, मिडिल ईस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को नेट पर सर्च जरूर करनी चाहिए और इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए। और भाई देखो, कोई संगठन बनता है तो उद्देश्य क्या होते हैं, वही है कि आपस में ट्रेड को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ग्रामीण विकास करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें भी हैं, तो इसको इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं है। अब ये आप याद रखो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये काठमांडू नेपाल में है।
देखो एक चीज ध्यान से समझो कि 2014 के बाद से ना सम्मेलन नहीं हुआ है। अगर यूपीएससी पूछे कि लेटेस्ट सम्मेलन कोई है तो गलत हो जाएगा। जो 2014 के बाद से कोई सम्मेलन नहीं हुआ। और सम्मेलन क्या नहीं हुआ, देखो एक लाइन में बता देता हूँ, जल्दी से समझ लो। देखो जब ये स्टैब्लिश किया गया था ना सार्क, तो आपको पता है दो बड़े देश शामिल हैं इसमें, कौन? भारत और पाकिस्तान। तो इन दोनों देशों को जब स्थापना के टाइम पे इन दोनों ने आपस में सहमति ये जताई थी कि हम ना जो द्विपक्षीय मैटर है, आपको पता है इनके बीच में चलता ही रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी जम्मू कश्मीर है, कभी सीमा विवाद है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे द्विपक्षीय विवाद है ना, उससे हटकर हम इसमें डील करेंगे सार्क में। बट इस चीज़ को ना ये बरकरार रख नहीं सके, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है घरेलू राजनीति। पता है ना आपको, यहाँ पर भी है राजनीति का इशू और वहाँ पर पाकिस्तान में भी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, इसीलिए इस मैटर को शांत नहीं होने देते। भारत पाकिस्तान के मुद्दे में शांति नहीं आने देते दोनों ही देश। मैं एक देश को दोष नहीं दूंगा, दोनों ही देशों की ये एक मजबूरी भी हो जाती है और चीज़ें उस तरह से चलती भी हैं। वहाँ पर सेना का दबदबा है, इसलिए सेना नहीं चाहती शांति हो। तो ये चीज कर नहीं पाए। बोला क्या गया था कि द्विपक्षीय मुद्दे हम हटकर हम एक क्षेत्र में दक्षिण एशिया के विकास को लेकर प्रयास करेंगे, बट ऐसा ये लोग कर नहीं पाए। नहीं कर पाए, इसलिए 2014 के बाद से सम्मेलन ही नहीं हुआ है। उरी अटैक हुआ था, बाद में भारत ने बोला था जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करोगे ना, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ नहीं आएंगे। ठीक है, भारत की भी मजबूरी है, क्या करें हम। ठीक है, सुधरता ही नहीं है ये। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है अफगानिस्तान जो है टेररिज्म को प्रमोट करता है पाकिस्तान। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, अगर नहीं समझे हो आईआर की वीडियोस देख लेना, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। देखो जो बच्चे भाई मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में देखो मैंने आप लोगों को बताया, देखो क्या है ना, अभी तो करंट अफेयर कर रहे हो, लेकिन स्टैटिक भी अगर आपका इसी लेवल का हो जाए, ठीक है ना, स्टैटिक में भी कुछ चीज़ें ना छूटें। करंट अफेयर में भी बहुत सारे, जैसे अभी यहाँ पर तो मैं सिर्फ करंट अफेयर की ये चीज़ें करवा रहा हूँ कि आपका कंटेंट कवर हो जाए, बट वहाँ पर मैं बच्चों को इसमें से प्रश्न भी मेरे बनेंगे, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, टेस्ट लिया जाएगा, प्री मेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। और भी ज़्यादा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम में काम करवाता हूँ। ठीक है, ताकि रिवीजन से भी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो ये तो करंट अफेयर से पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। प्लस जो पूरा स्टैटिक पोर्शन है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितना कुछ उसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत स्पेसिफिक तैयारी जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैं करवा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हो चुके हैं। 2024 में वो लोग एग्जाम देने वाले हैं। ज़्यादातर बच्चे 2024 के हैं, 23 के भी 2-3 बच्चे हैं, बट उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप में से अगर बच्चे भाई आप लोग वीकली टारगेट करना चाहते हो और टेस्ट देना चाहते हो, इस चीज़ को लेकर अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका जो कॉपी वैल्यूशन है मैं खुद अपने लेवल पर देखूं, आपके प्रश्न, आपको जो प्रश्न दिए जाएं आपका जब मैं खुद चेक करूं, ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने आप को इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप जो चीज़ें चल रही हैं वो देख के अपने आप को, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाते रहो। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम लोगों ने एक संस्थान पढ़ा था, देखो आईसीजे है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसके बारे में पढ़ा था। एक दो चीज़ें इसके बारे में और देख लो। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको लेकर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था चीज़ें। ठीक है, अब देखो ये एक लाइन जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बनती है, यूएन का एक ऐसा अंग है, ये एकमात्र ऐसा अंग है ये यूएन का। वहीं पे लिख लेना जहां पे प्रीवियस नोट्स बनाए हो आपने, एक लाइन में लिख लेना कि यूएन का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में नहीं है। अब यही यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट इसमें बनता है जो मुझे लगता है प्रश्न बन सकता था, इसलिए मैंने इसको एडिशनल यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है ये। ठीक है, तो न्यूयॉर्क से तो बाहर हो गया ना, बाकी सभी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा, इसमें जो एक तो कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मुझे बताना जरूरी बना ये। ठीक है ना, असिस्टेंट कमांडेंट में ये प्रश्न पूछ चुका है न्यायाधीशों को लेकर, इसलिए मुझे लगता है बताना चाहिए। 15 न्यायाधीश हैं, पहले तो ये पता हो। स्टेट पीएससी में बहुत बार पूछा गया ये कितने से न्यायाधीश होते हैं, आईसीजे में 15 न्यायाधीश होती हैं। और दूसरी, इनकी जो नियुक्ति है वो 9 वर्ष के लिए की जाती है। ये भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है, स्टेट पीएससी वगैरह में, या हो सकता है यूपीएससी भी पूछ ले। 15 न्यायाधीश है और 9 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। ये भी इसको अच्छे से आप लोग नोट करके रख सकते हो। ठीक है, अब हम भाई थोड़ा सा देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरपोल के बारे में। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया, ये किया, वो नोटिस भी सारे देखेंगे अब। ठीक है, इंटरपोल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये है क्या? ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक,
ठीक है, पुलिस संगठन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। ठीक है, पुलिस संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, पहली चीज ये देखो। दूसरी चीज ये है, देखो ध्यान से सुनो, पहले तो ये समझो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। ठीक है, और आज़ादी से पहले इसको बनाया गया था 1920 के आसपास का ये संगठन निर्मित हुआ था। एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लेना। दूसरी चीज़ ये है, होता क्या है, देखो अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है तो काम क्या करेगा ये। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं, इधर उधर से उधर भाग रहे हैं, तो उसमें उसको पकड़ने में मदद करेगा ना ये। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की निगरानी वगैरह करना, उसको कैप्चर करना, इस तरह से सपोर्ट करता है बाकी देशों के साथ। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, कि अगर मान लीजिए ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन है, तो किसी देश से डील करने के लिए कोई तो एजेंसी होनी चाहिए ना। भारत में वो किससे डील करेगा? तो भारत में जो इसकी समन्वयक एजेंसी है, कोऑर्डिनेटर एजेंसी है, वो है सीबीआई। ये सवाल बनता है कि इंटरपोल की भारत में राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी कौन है? तो अगर आप देखेंगे तो ये है आपका सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। अब देखो थोड़े से नोटिस देख लेते हैं भाई इसके। देखो पहला नोटिस है रेड। ये किस लिए जारी किया जाता है? तो अगर जो हम कहते हैं ना कि वांटेड जो पर्सन होते हैं, जिसकी जो हम लोग कहते हैं न्यूज़ में लगे होते हैं कि इन लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, कुख्यात अपराधी होते हैं जिनको हम लोग लगा के रखते हैं। तो वांटेड पर्सन जो चाहिए, जो लोगों को गिरफ्तार करना है कि इनकी ज़रूरत है, मान लीजिए कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई क्रिमिनल हो सकता है, वांटेड पर्सन के लिए जो है आपका रेड नोटिस जारी किया जाता है। दूसरा होता है येलो। ये किसके लिए होता है? कोई व्यक्ति चोरी हो गया, मान लीजिए मिसिंग पर्सन के लिए। ठीक है ना, कोई व्यक्ति खो गया है तो उसको ढूंढने के लिए ये नोटिस इंटरपोल जारी करता है। ठीक है, येलो भी हो गया आपका। अब देखो ब्लू नोटिस किसके लिए है? ब्लू वाला तो एडिशनल किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संगठन के बारे में अतिरिक्त सूचना अगर हमें चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमारा कहीं ना कहीं पर ब्लू नोटिस रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ब्लैक नोटिस है, ठीक है, ब्लैक है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति मर गया, मान लीजिए कोई बॉडी पड़ी है, शव, बट इसकी पहचान नहीं हो पा रही। ठीक है, इसकी पहचान नहीं हो पा रही, उसके लिए ये कहते हैं कि भैया पहचान लो कौन है ये, आपका कोई तो नहीं है, किसी आपके देश का नागरिक तो नहीं है। तो वो शव की पहचान करने के लिए अनआइडेंटिफाई जो बॉडीज होती हैं जिनकी पहचान नहीं होती, उसके लिए ब्लैक नोटिस जो है जारी किया जाता है। ये भी अच्छे से याद रखेंगे। ग्रीन नोटिस जो है वो किसके लिए है? ठीक है, ग्रीन अगर आप देखेंगे तो वार्निंग दी जाती है, ये किसी चीज को लेकर चेतावनी जारी करने के लिए ग्रीन नोटिस है आपका। ठीक है, कुछ गलत होने वाला हो, कोई आपराधिक घटना होने वाली हो, तो उससे पहले ग्रीन नोटिस जारी कर देते हैं ये लोग। ठीक है, और एक ऑरेंज है, ये भी एक लास्ट देख लो, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं, ऑरेंज नोटिस है ये। ठीक है, तो ऑरेंज का नोटिस का मतलब होता है कोई एकदम से तीव्र सूचना देने के लिए। ठीक है, एकदम से कोई जरूरी सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, आपातकालीन सूचना है, अर्जेंट सूचना है, उसके लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। सब बता दिए हैं भाई, रिपीट कर लेना वीडियो में, दोबारा से नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक संस्था बताई थी, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट, इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। विदाउट बॉर्डर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 2000 शायद 15-16 के आसपास के टाइम का है। ये क्या है? यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था कि ये है क्या। पहली चीज तो ये याद रखो, ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, बस यही था ऑप्शन में। देखोगे प्रीवियस ईयर में तो दिख जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, कहां पर स्थित है? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में है। एक रिपोर्ट ये जारी करता है, उसके बेस पे इन्होंने पूछा गया था प्रश्न। उस रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है ना, सूचकांक इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? आप प्रश्न अगर इससे से पूछ ले तब भी ये याद रखना भाई इसको, कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? ये वाला रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। दूसरा, अगर प्रश्न फिर से रिपीट हो जाए, ये कौन है? ये गैर सरकारी संगठन है। अगर इसका लोकेशन पूछ ले, पेरिस में है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, इतना कर लोगे तो भी बहुत है। एक देखो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी से देखो। एक है CTED। ठीक है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट। मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, चाहो तो आप इंग्लिश में लिख लो, नहीं तो हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो। मैं तो इंग्लिश में ही लिख देता हूं, यहाँ पर हिंदी में बता दूंगा। काउंटर टेररिज्म, क्योंकि ये ना इस तरह की चीजें यूपीएससी कई बार एज इट इज पूछता है इंग्लिश में ही,
हिंदी में भी इंग्लिश के ही वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है, कमेटी, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ये है आपका CTED, हिंदी में इसको बोलते हैं आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय। हिंदी में थोड़ा सा टफ है, इंग्लिश में याद रखना आसान है। फिर से रिपीट कर देता हूं, आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय, और इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये क्या है, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, देखो एक तो ये है कि ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2004 में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये याद रखो कि ये 2004 में स्थापित किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज, ये ना CTC को समर्थन करने वाला निकाय, इसके बारे में भी बताऊंगा, को समर्थन करने वाला निकाय है, वाला निकाय, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, समर्थन करने वाला एक विशेषज्ञ निकाय है, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है ना, जैसे CTD जो है, ये जो है ये क्या करता है, अब देखो डायरेक्टरेट है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी ये काम ये कहती है, ठीक है ना। CTC के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये आतंकवाद रोधी समिति है, ठीक है ना, काउंटर टेररिज्म कमेटी है, ये आतंकवाद रोधी समिति। इसने जो काम कहा करने के लिए, इसको चेक करने के लिए जाते हैं ये लोग, ठीक है ना, CTED वाले, ठीक है, इसको इतना समझ लो। अब काउंटर टेररिज्म कमेटी का काम क्या होगा, मतलब CTC क्या है, आप खुद सोचो कि भाई आतंकवाद के विरुद्ध काम करती होगी, ये कमेटी है, बिल्कुल ये कमेटी है, आतंकवाद के विरुद्ध काम करती है। दूसरा, इसकी स्थापना जो है ना UNSC के प्रस्ताव से हुई है, ठीक है ना, UNSC के प्रस्ताव से हुई है 2001 में, ठीक है। UNSC का एक प्रस्ताव है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं, 1373 एक प्रस्ताव है ये, इसको मत लिखो, बस इतना याद रखो। क्या ये UNSC के प्रस्ताव से स्थापित की गई है, बिल्कुल सही होगा वो ऑप्शन में अगर ये चीज लिखी होगी तो, ठीक है ना। काउंटर टेररिज्म कमेटी बोलते हैं इसको, गलती नहीं करेंगे इसके बारे में भाई, ठीक है। तो ये अब क्या है, इसको मैंने आपको क्या बताया कि काम क्या करती होगी, आतंकवाद के विरुद्ध प्रयास जो कर रहे होंगे देश, उनका सपोर्ट करती होगी, और प्लस चेक करती होगी कि क्या जिस देश को कुछ काम किए गए हैं, जैसे पाकिस्तान को बोला गया, मान लीजिए कि आपको आतंकवाद को दबाने के लिए ये चीज़ें करनी है, तो उसकी निगरानी करेगी। प्लस ये संस्थाएं जो है यहाँ पर जाकर चेक करेगा कि वो काम धरातल पर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या पाकिस्तान सिर्फ पागल बना रहा है दुनिया को, जो कि अभी तक करता रहा है वो, ठीक है ना। आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त काम जो है एक्शन नहीं लेता है वो, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो कमेटी है ना, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 9/11 का जो हमला हुआ था ना अमेरिका पे, अगर आप देखेंगे 2001 के आसपास, और 2001 में ही स्टैब्लिश हुई थी, है ना। किस तरह से अमेरिका पे हमला कर दिया था, लादेन का मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उसने बहुत बड़ा एक हमला करवाया था अलकायदा के माध्यम से अमेरिका पे, और अमेरिका की कहीं ना कहीं पर एक बुनियाद हिल गई थी। तभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में लादेन और अलकायदा के विरुद्ध जो है, तालिबान के विरुद्ध जंग छेड़ दी थी अमेरिका ने, कि छोड़ेंगे नहीं अब, और काफ़ी हद तक सफल नहीं हुआ वो, बट ठीक है, लादेन वगैरह को मार के खुश हो गए वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जो हैं क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट था, बट मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दिया है, कहीं और से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। देखो एक चीज़ और याद रखो, अगर UPSC पूछ ले कि हाइब्रिड आतंकवादी क्या होता है, आपको लास्ट मैंने लोन वुल्फ बताया था ना, ये क्या होता है ये बताया था ना, कि कोई भी बंदा अटैक कर, उसी तरह का ही है हाइब्रिड आतंकवादी। ये पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको देखें भाई, पिछली वीडियो को देखें, सब कुछ रिपीट नहीं करूंगा। देखो ये वो हैं जो, देखो क्या होता है कि सुरक्षा बल जो होते हैं ना, उनकी सूची में शामिल नहीं होते, सुरक्षा बलों की सूची में शामिल नहीं है। इसमें क्या है, अगर आप लोगों ने फैमिली मैन वेब सीरीज देखी होगी ना, तो उसमें दिखाया गया था, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ना, आप समाज में, ये नॉर्मली तो क्या है, सामान्य जीवन जीते हैं ये लोग, पता ही नहीं है हाइब्रिड आतंकवादी कौन है, पता ही नहीं है। ये क्या करते हैं, नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, किसी चीज को, लेकिन इसको तैयार किया गया होता है कट्टरपंथियों ने इसको तैयार किया। मैं डिफरेंस भी बता दूंगा इसमें और लोन वुल्फ में। कट्टरपंथियों ने तैयार किया है इसको, ट्रेन किया है, ठीक है। इसमें कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ किससे, विचारधारा से प्रभावित हो गया कोई व्यक्ति, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि हाँ ये सब करना है,
आपको पता है जिहाद करना है, वो सब चीज़ें करना है, वो विचारधारा से प्रभावित हो गया। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी संगठन ने उसको हेल्प नहीं दी, हथियार नहीं दिए, पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं, उसने ऐसे ही कुछ ना कुछ अपने लेवल पर कर दिया। तो इसको पकड़ना तो मुश्किल है ना, किसके माइंड में क्या चल रहा है, सरकार कैसे पकड़ेगी। तो ये हो गया। इसको पर तैयार किया है कट्टरपंथियों ने, ठीक है, बट ये सूचियों में शामिल नहीं है, एक तो पता नहीं है, दूसरा ये नॉर्मल रहेगा, इसको तैयार करके समाज में छोड़ दिया कि जाओ भाई सामान्य जीवन जीवो, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्लीपर सेल। आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पे जो हॉलीडे मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें भी ये चीजें दिखाए। ये लोग नॉर्मल रहते रहेंगे, इनको पता ही नहीं। लेकिन जब इनको डायरेक्शन आएगा ना कि अब कुछ करना है अपनी तरफ से, या इनको अपना मन भी कर दिया कि ये चीजें होनी है, हम खुद से अटैक कर देते हैं, कहीं पर प्रभावित हो गए, कोई चीज हो रही है, इन्होंने हमला कर दिया, ऐसे आतंकवादियों को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड आतंकवादी। नॉर्मली तो वो सामान्य जीवन करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनको मान लीजिए कोई डायरेक्शन मिल गया कि अब आप अटैक कर दो, तो ये लोग कर देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस समझ में आ गया भाई, बेसिक से बेसिक चीज को लेकर आप लोगों को अच्छे से एक करना है। यहीं पर हम लोग आतंकवादियों का लेकर एक ना सी सीट को देख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भारत लेकर आया था, इसको मैं लिख लेता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन। एक सेकेंड, व्यापक सम्मेलन, ठीक है। ये भारत की तरफ से प्रस्तावित किया था, याद रखो यहां पर ये भारत ने प्रस्तावित किया था यूएन में, भारत ने प्रस्तावित, ठीक है, ठीक है। ये भारत ने बोला था कि देखो जो आतंकवाद को लेकर ना एक व्यापक परिभाषा होनी चाहिए जिसमें सब लोग शामिल हों। बट आप एक चीज देखेंगे, यहां अभी तक इसको अपनाया नहीं गया है, अपनाया नहीं गया है, ठीक है। और प्रस्तुत कब किया गया था, 1996 में, ठीक है, 1996 में यूएन में भारत ने प्रस्तावित किया था आतंकवाद पर यह व्यापक सम्मेलन है, और व्यापक परिभाषा की बात की है कि आतंकवाद को लेकर एक कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए। और अपनाया पता क्यों नहीं गया, आप इसको भी समझ लो। भारत ज्यादातर फोकस करता है पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर, ठीक है, जो कि सही भी है। ये चीज अमेरिका और इन देशों को अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान भी कहता है कि देखो ये तो डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मुझे टारगेट किया गया है, भारत की परिभाषा अच्छी नहीं है आतंकवाद की। पाकिस्तान इस वजह से अभी तक इसको अपनाया नहीं गया है, विवाद चलता रहता है, सहमति नहीं। तो अगर आपसे ये पूछ ले यूपीएससी, क्या यूएन ने आतंकवाद को परिभाषित किया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं किया है। इसको लेकर अभी तक ये देश इतने सालों के बाद भी आतंकवाद को लेकर परिभाषा नहीं बना पाए। भारत ने परिभाषा दी थी तो भारत की मानी नहीं, खुद के लेवल पर कुछ करते हैं नहीं, ठीक है। तो फालतू के इन्होंने बस संगठन बना रखे हैं, यूएन नेशन और ये सब काम, ये लोग कुछ करते हैं नहीं। तो ये देखो भाई, एक आपको पता होगा भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस को लेकर एक समझौता किया है ना। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस को लेकर एक समझौता किया है, किसको लेकर, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको लेकर समझौता किया है। तो आप लोग जल्दी से देख लो ब्रह्मोस। हालांकि हम लोग रक्षा वाले जो पढ़ेंगे, डिफेंस जब पढ़ेंगे, तो हो सकता है सारी मिसाइलें हम लोग पढ़ें। हल्का सा आप यहाँ पर देख लो, क्योंकि आईआर के न्यूज़ में था ये, तो इसके बारे में पढ़ लो। देखो, एक तो पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल कौन कौन मिलकर तैयार कर रहा है। पहला पॉइंट, ब्रह्मोस भारत और रूस। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी रूस की है, एक जो है आपकी नदी है रूस की, इसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ इसका नाम, मुझे याद नहीं अभी आ रहा है, तो बता देता हूँ मैं आपको क्या नाम है इसका, ठीक है। रूस की एक नदी को लेकर इन्होंने आपस में इस चीज़ को लेकर किया गया, मोस्कवा नदी, ठीक है, मुझे याद आ गया अभी, मोस्कवा नदी। बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता नहीं हूँ ना बच्चे, ठीक है, दिमाग में रहती हैं, तो कई बार तो याद आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, ठीक है। तो मोस्कवा नदी रूस की है, और भारत की जो है ब्रह्मपुत्र, आप लोगों को नाम से पता चल रहा है। इन दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए, भारत की अपनी नहीं है, भारत और रूस ने मिलकर किया है, ठीक है, भारत का भी सपोर्ट है इसमें। दूसरी चीज ये है कि ये है क्या, एक तो ये लंबी दूरी की है, लंबी दूरी की है। दूसरी लंबी दूरी की क्या है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे भाई, इसको लेकर अच्छे से चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि ये है क्या। पहले तो यही प्रश्न स्टेट पीएससी वगैरह में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब क्रूज मिसाइल है। दूसरी चीज़ ये याद रखो, इसमें कितने चरण हैं, ठीक है। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जिस पर सवाल बन सकता है, ज़्यादा नहीं। 2 चरण हैं इसमें, और 2 चरणों वाली मिसाइल है। एक में पहला चरण जो है इसका, पहला जो चरण है वो ठोस है, ठीक है, ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। दूसरा चरण जो है इसका
तरल है, ठीक है, तरल रेमजेट इंजन है, रेमजेट इंजन है। साइंस में थोड़ा देख लेंगे क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ठोस इंजन है, ये तरल जन। तो बस इतना याद रखो, ये 2 चरण है। हो सकता है यूपीएससी यहाँ पे 3 लिख दे, 4 लिख दे, या 1 लिखे। 2 चरण वाली एक मिसाइल है ये, ठीक है। दूसरी बात ये है, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है ये। दागो और भूल जाओ, मतलब दाग के भूल जाओ, अपने आप ये अपने टारगेट को अच्छे से जाकर हिट कर देगी। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ब्रह्मोस के बारे में पढ़ लिया। आप जल्दी से ना 1-2 लाइनों में और देख लो, अमेरिका और रूस की कुछ मिसाइलें हैं। जैसे देखो, टॉम होक अगर यूपीएससी पूछ ले, टॉम होक ये क्या है, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे, टॉम होक क्या है? ये अमेरिका की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यूएसए की सबसोनिक जल्दी जल्दी लिख लो भाई, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल सबसोनिक है, ठीक है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है टॉम होक। दूसरी अगर पूछ ले, सी ब्रेकर क्या है, जल्दी से बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, सी ब्रेकर, ठीक है। सी ब्रेकर क्या है अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि ये इजराइल की जो है काफी बस इतना याद रख लो, इजराइल की मिसाइल है ये, ठीक है, इजराइल की मिसाइल है, ठीक है, काफी एडवांस मिसाइल है ये इजराइल की। अगर मान लीजिए पूछ ले कि P800 ओनिक्स, ये काफी न्यूज में थी पिछले साल, ओनिक्स, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, वो भी लिख देता हूं, यारखोत बोलते हैं, सॉरी मैंने शायद गलत प्रोनाउंस कर दिया था, यारखोत, ठीक है, यारखोत ओनिक्स। ये पूछ ले अगर न्यूज में, ये क्या है, तो ये रूसी जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रूस की है, रूस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज। तो अब यूपीएससी पता क्या करेगा, या तो हो सकता है मैचिंग द फॉलोइंग में दे दे, ठीक है ना, कि ये किससे रिलेटेड है, कुछ कुछ नाम इधर उधर कर दे, या फिर जो क्लियर रहना एकदम, टॉम होक अमेरिका की, सी ब्रेकर इजराइल की, ठीक है, P800 ओनिक्स यारखोत ये किसकी है, रूस की, ठीक है। तो गलती नहीं करेंगे भाई, ये भी चीजें आप लोगों की यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। एक याद रखो, डिफेंस सेक्टर जो है, रक्षा क्षेत्र में हमारी एफडीआई अगर पूछे कि ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से कितनी एफडीआई अलाउ है, 74%, वैसे इसमें 100% है। मान लो 74% तो अपने आप आ सकती है ऑटोमेटिक रूट, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सरकार से, बट इसके बाद अगर 100% तक करना है तो इसके बाद आपको किसी परमिशन लेनी होगी सरकार की, डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक्स कमेटी जो होती है हमारी, उसके साथ ज़्यादा कैबिनेट की कमेटी, उससे बात होती है, वो परमिशन देती है, तब चीज़ें होती हैं। मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी पॉलिटी में, यूएपीए को लेकर, ठीक है, एक अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन जल्दी से इसको देख लो ये है क्या। देखो यूएपीए जो है आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है, इसके बारे में पॉलिटी में कराया था, वहां से लिख लेंगे इसका, जल्दी अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। देखो इसके अंदर ना 90 दिनों के भीतर, ठीक है, आतंकवादियों को लेकर पकड़ना है ना इसमें। और क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होती हैं कि कानून के विरुद्ध हो, कुछ ऐसी चीज की जा रही है, कोई आतंकी गतिविधि हो रही है, या फिर कोई कट्टरता फैलाने का काम किया जा रहा है, तो ऐसी गतिविधियों को डील की जाता है इससे, ठीक है। एक तो क्या है, 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी हो, ठीक है, प्रक्रिया पूरी हो। अगर नहीं होती है, मान लीजिए अगर यूपीएससी ये पूछ ले कि यूएपीए के अंदर 90 दिनों के अंदर अगर प्रक्रिया पूरी नहीं हो तो क्या होगा ये कि उसको डिफॉल्ट जमानत, चूक जमानत बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट जमानत का अधिकार मिल जाएगा आरोपी को, ठीक है। तो 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। 2019 में इसमें 3 संशोधन किए गए थे, पॉलिटी में कराया था, जल्दी से एक लाइन में रिपीट कर देता हूं, पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो पहले क्या था कि किसी संगठन को तो आतंकवादी घोषित कर सकते थे, बट व्यक्ति को नहीं कर सकते थे, अब व्यक्ति को भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, पहले क्या था कि जो है एनआई का महानिदेशक जो है, एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसका जो महानिदेशक है, इसको संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं था। अब इसको भी, निदेशक को भी अधिकार दे दिया गया है कि आतंकवादियों या उसके संगठनों की संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है इसमें, पहले क्या था कि एनआईए के इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ना आतंकवाद की जांच के लिए, मतलब वो नहीं था, अधिकार नहीं था। एनआईए पुलिस इंस्पेक्टर का रैंक जो है, ठीक है, इंस्पेक्टर या इससे ऊपर का जो अधिकारी है, इसके ऊपर का अधिकारी है, वो भी अब किसकी जांच कर सकता है, आतंकवादी मामलों की। बस ये 3 अमेंडमेंट किए गए थे, ये याद रख लेना, पॉलिटी में करवाए थे, वहां पर काफी डिटेल में समझाया था, ठीक है। अब यहां पर और देख लेते हैं, अगर यूपीएससी ये पूछे
अगर यूपीएससी ये पूछे कि पंचतंत्र प्रिंसिपल या पंचतंत्र सिद्धांत ये क्या है, ठीक है, अगर पंचतंत्र सिद्धांत पूछ ले तो क्या है ये। पहली चीज तो ये है कि ये नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। किसके द्वारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का है तो फिर आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित है। पहली चीज किसके लिए है, सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जो है प्रस्तावित किए गए हैं। गलती नहीं होगी ना भाई, अगर प्रश्न पूछ लेगा तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक बच्चों ध्यान से सुनो, द्वीप विकास एजेंसी है, ठीक है ना, द्वीप विकास एजेंसी है, इसको बोलते हैं इनलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना। द्वीप समझते हो ना, आइलैंड जो है, इनलैंड बोल रहा हूँ, आइलैंड जो है आपके, आइलैंड जो है उसके विकास को लेकर एक एजेंसी बनाई गई है, आइलैंड को लेकर एक विकास को एजेंसी बनाई गई है और आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है, IDA। इसके अध्यक्ष कौन है, इसका याद रख लो बस, इसके अध्यक्ष जो हैं कौन है भाई, गृह मंत्री हैं, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, अगर प्रश्न पूछेगा तो इसी में पूछेगा। मुझे लगता है एक बार प्रश्न पूछ भी चुका है यूपीएससी इसको लेकर, ठीक है, तो होम मिनिस्टर है, गलती कंफ्यूजन किससे होती है, रक्षा मंत्री से। मन में लगता है कि रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री नहीं है इसमें, इसके जो अध्यक्ष हैं वो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। तो ये भी आप लोगों का, और ये बनाई कब गई थी, 2017 में। काम क्या है ये बता रखा है ना, आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए है, द्वीप के विकास के लिए, ठीक है, तो इसको लेकर भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए चीज़ें। अब आगे चलते हैं भाई जल्दी से, आज काफ़ी लेट भी हो गए हैं हम लोग। देखो ओकस जो है, इसके बारे में वैसे IR की मैं बता चुका हूँ वीडियो में, फिर भी जल्दी से देख लो, नाम से देखो, देखो ऑस्ट्रेलिया, UK, US, यहाँ से ये याद रखेंगे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, UK, US के लिए एक संगठन है, ठीक है, इन तीनों का मिलकर एक त्रिपक्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है इन्होंने, ठीक है, त्रिपक्षीय कार्यक्रम इन्होंने कहा है, ये तीनों देश मिलकर होगा क्या, देखो इंडो प्रशांत में चीन को काउंटर करना है, और चीन को ना क्वेड के माध्यम से भारत को तो शामिल ये लोग कर चुके हैं, बट कई चीज़ों में ना भारत शामिल होता नहीं है, क्योंकि देखो चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपस में थोड़ा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA ये दोनों क्या करेंगे, UK और US मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियाँ देंगे, ठीक है, पनडुब्बियाँ देंगे, ताकि ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी थोड़ी सी अच्छे से बेटर हो पाए, ठीक है ना। ये नया सुरक्षा गठबंधन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी एडवांस लेवल की जो है डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें पनडुब्बियाँ मेन है, ठीक है ना, पनडुब्बियाँ प्रोवाइड करने की कोशिश है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, और कौन देंगे, UK और US मिलकर, ठीक है, तो ये याद रखोगे। और उद्देश्य क्या है, इंडो प्रशांत क्षेत्र, वही फिर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करना है, चीन को बैलेंस करना है, ठीक है, चीन को संतुलित करने के लिए। तो ओकस भी आप लोग भूलेंगे नहीं। अब एक चीज जल्दी से यहां पर देख लो, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। हल्का सा देख लो, इस पर प्रश्न बन सकता है। देखो पहली चीज तो ये है इसके, अब देखो ना नाम से समझ लो, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक क्या होगा, ये समुद्री सुरक्षा को लेकर एक कोई पर्सन की नियुक्ति की जाएगी, वो चेक करेगा कि हाँ ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सरकार को देता रहेगा। पहली चीज़ तो ये सोचो कि इसकी सिफारिश किसने की थी, तो कारगिल समीक्षा समिति बनाई गई थी, उसने इसकी स्थापना की, सिफारिश की थी कि इस बंदे की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है, कारगिल समिति ने। एक तो ये याद रखो। दूसरा, किसके तहत काम करता है ये, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अधीन कार्य करते हैं ये, ठीक है, और समुद्री सुरक्षा को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर मान लीजिए, तो सरकार को ये परामर्श देगा, ठीक है, समुद्री सुरक्षा को लेकर सरकार को परामर्श देगा, किसके लिए, समुद्री सुरक्षा। बस इतना याद रख लो, चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो ये किसके अंडर काम करता है, दूसरा ये कब किसकी सिफारिश पे बनाया गया था, ये भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखो अब जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें और नोट कर लो भाई, स्पीडली थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखो अगर यूपीएससी पूछे लॉग फॉर शेल क्या है, लॉग फॉर शेल, ये ऐसे ही नाम है भाई, क्या करें आप, ठीक है, लॉग फॉर शेल, इसको हिंदी में भी लिख सकता है वो, लॉग फॉर शेल, याद रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये है क्या, तो ये ध्यान रखो, ये अब तक खोजी गई, देखो साइबर सुरक्षा त्रुटि है ये, ठीक है, साइबर सुरक्षा त्रुटि। अब ये क्या होता है, देखो भाई क्या होता है ना, आपको पता है व्हाट्सअप और ये सब जो चीज़ें होती हैं काफ़ी इनक्रिप्टेड होती हैं, काफ़ी सिक्योर होती हैं, बट कई बार ना कोई कंपनी क्या करती है, कोई ऐसे लोग हैकर जो होते हैं कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं इसका, ठीक है, प्राइवेसी हैक करने का। आपने कई बार देखा होगा, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि हाँ अगर किसी का व्हाट्सअप हैक करना हो ये चीज़ें करो, अगर किसी के व्हाट्सअप की प्राइवेट चीज़ें देखनी हो ये करो, होती है ना वो बकवासबाजी, वो सब हैकर्स करते हैं,
ठीक है, ये लोग प्रयास करते रहते हैं कि साइबर सुरक्षा की कोई त्रुटि रह गई होगी किसी कंपनी की, उसको पकड़ लो ताकि उसका जो सिस्टम है वो हम लोग हैक कर सकें। ठीक है, बस इतना याद रखो कि ये है क्या, ये साइबर सुरक्षा त्रुटि है। यूपीएससी सिर्फ ये पूछेगा, ये न्यूज में रहता है, ये है क्या भला, बस इतना होगा तो ये साइबर सुरक्षा से संबंधित त्रुटि है, तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसमें इतना याद रखना है। दूसरा रेविल क्या है, रेविल, ठीक है, तो ये भी इसी तरह का कुछ कुछ है, ये रैंसमवेयर है। ठीक है, और रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक मालवेयर होता है। रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक मालवेयर होता है, और मालवेयर अगर आप कहेंगे तो ये क्या है, कुछ नहीं है, करप्ट सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, करप्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हैकिंग को अंजाम देता है। ठीक है, पीड़ित की जान, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी इन्फॉर्मेशन चुराना है, वो सब चीज़ें कौन करता है, कोई करप्ट, आपने देखा होगा ना, कई बार चीज़ें हमारे सिस्टम में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो रेविल बस इतना याद रखो, ये एक रैंसमवेयर है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछेगा यूपीएससी इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा पिछले साल, पेगासस, लगातार इसको लेकर न्यूज़ आती रही। तो पेगासस क्या था, ये भी एक स्पाईवेयर है। ठीक है, इजरायली कंपनी है एनएसओ। ठीक है, इन्होंने द्वारा एक ना एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये उसका एक सॉफ्टवेयर है ये। तो इसमें हुआ क्या था, बेसिकली इन्होंने क्या किया था, फ़ोन हैक करवाए थे। ठीक है, फोन हैक करवाए थे किसके, राहुल गांधी, और इन सब चीज़ों को लेकर अब बात, आरोप लगा था सरकार पर, क्या कह सकते हैं हालांकि। तो आरोप होता क्या है ना, ये इजराइल की कंपनी ने बनाया ये। ठीक है, और इजराइल की ये जो कंपनी है ना, ये सिर्फ सरकारों को देती है, ये किसी प्राइवेट कंपनी को ये सॉफ्टवेयर देती, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है ये, बहुत महंगा, पेगासस। ठीक है, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, देखो ना आप कितनी इंपॉर्टेंट फोन कॉल को ये हैक कर लेता है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर, और देता किसको है, सरकारों को। और सरकार, भारत में अगर हैक हुआ है तो इसका मतलब सरकार के पास सिस्टम आया होगा। ठीक है, तो इतना महंगा सॉफ्टवेयर सरकार ने, अगर मान लीजिए, अभी हम नहीं कह सकते पूरी तरीके से किया था या नहीं किया था, अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में शायद चल भी रहा है, तो इसको लेकर जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो आरोप लगा उसमें ये था कि एनएसओ के इस सॉफ्टवेयर का हेल्प लेकर भारत सरकार ने कई जो है ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं उनके फ़ोन को हैक करवाया था। तो पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, एनएसओ का। इसके अलावा चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं भाई, कुछ और छूटा हो तो हम लोग जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं, ताकि हमारा कुछ भी रहे ना, अच्छे से हम लोगों को कवर करना है भाई। ठीक है, वीडियो लेंदी हो रही है बट कोई बात नहीं। ठीक है, देखो एक है ब्लू डॉट नेटवर्क, उसी तरह का ये, जैसे मैंने आपको बताया था ना बीआरआई को टारगेट करने के लिए, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट है। देखो इसमें कौन कौन है, इसमें है यूएसए, जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 3 देश इसमें शामिल है। तो एक तो ये याद रखोगे, ये किसकी पहल है, इन तीनों की है। ठीक है, और ये करेगा क्या, वही काम करेगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोन देगा ये लोग। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण के लिए, अवसंरचना के विकास के लिए, अवसंरचना विकास के लिए सहायता करेगा ये। ठीक है, सहायता किस फॉर्म में, वित्तीय सहायता करेगा बस, और क्या, लोन वगैरह देगा। तो ये किसका, ब्लू डॉट नेटवर्क, कौन कौन शामिल है ये, अगर भारत पूछे क्या भारत इसमें है, नहीं। ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है, ये इनका पहली नहीं की है, तो भारत कहाँ से आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये भी भाई एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है इसको। ठीक है, अगर पूछ ले कि ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, भाई जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें लिख लो। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है, तो इंटरनेशनल आइडिया। ठीक है, एक संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। ठीक है, तो लिख लो आप लोग, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 किसने प्रस्तावित की थी, 2021 में भी 22 में भी किसने प्रस्तावित की। तो अगर आप कहेंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। ठीक है, इसको इंटरनेशनल आइडिया बोलते हैं। लिख दूं क्या नाम इसका, दिक्कत तो नहीं होगी, मैं लिख देता हूँ। इंटरनेशनल, बच्चों को ना एक तो सब चीज़ लिखने में ना बहुत टाइम चला जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल, ठीक है, असिस्टेंट। ठीक है, तो इसके द्वारा जारी की जाती है कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। बस इतना याद रख लो, क्वेश्चन अगर आएगा तो गलती से आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग मैप देखेंगे, बट अभी थोड़ा सी चीज़ें और क्लियर बची हैं, वो भी देख लेते हैं भाई। देखो एक चीज़ बताओ, अगर यूपीएससी आपसे ये पूछ लेना कि प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूएबल, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्रेसिडेंशियल
प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूएबल, फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल। तो ये जो है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूएबल, ये जो है ये कौन किसका एक प्रयास है, ये यूएसए का है, बस इतना याद रख लो क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी इसको लेकर, ठीक है। यूएसए देखो क्या है ना, डेमोक्रेसी को लेकर सबमिट करवाई गई थी एक, ठीक है, लोकतंत्र को लेकर, इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री गए भी थे, ठीक है। उस समय अमेरिका ने इस चीज को इशू किया था, जारी किया था। तो ये बस थोड़ा सा इतना याद रख लो। एक याद रखो, सिडनी डायलॉग में भी गए थे, सिडनी डायलॉग, इसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री गए थे, काफी फेमस रहा था उस टाइम पे। तो सिडनी डायलॉग क्या है, ये एक देखो कुछ नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। आप सीधा इतना याद रखो, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक की एक पहल है, थिंक टैंक की एक पहल, इतना लिख लो इस तरह से। और कुछ नहीं है, ये बेसिकली इसमें बोला गया था कि जो 21वीं सदी में जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके विकास को लेकर वार्ता की गई थी, प्रौद्योगिकी विकास को लेकर, इसको लेकर चुनौतियां जो उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। और बेसिकली चीन के बारे में बातें की गई थी कि देखो चीन किस तरह से प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो लेटेस्ट 21वीं सदी में जो तकनीक विकसित हो रही है उससे कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, इसको लेकर एक वार्ता डायलॉग किया गया था, इसको बोलते हैं सिडनी डायलॉग। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे, बस इतना याद रखो, ठीक है, फिर गलती नहीं होगी। अब आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं भाई, ठीक है। एक देखो बच्चों, विकासशील देश का जो दर्जा है, विकासशील देश का जो दर्जा है, इसको लेकर देखो बहुत सारी न्यूज बनी रहती है, हर बार चर्चा में रहता है। थोड़ा सा देख लो, हमेशा अमेरिका कहता रहता है कि भारत और चीन विकासशील नहीं है। देखो पहले तो ये समझो कि देखो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, आम सभा जिसको बोलते हैं, जनरल असेंबली जो है, उसने 3 देशों को, बांग्लादेश को, नेपाल को और लाओस को, ठीक है, लाओस को, बांग्लादेश, नेपाल और लाओस को, इनको क्या किया उसने, अल्प विकसित देशों से शामिल करके, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री जिनको बोलते थे, उनसे निकालकर इनको किसमें शामिल कर दिया, डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री जो हैं आपकी, विकासशील देश जो हैं उनके अंदर शामिल कर दिया था। किसने शामिल कर लिया, आपका इसने, यूएनजीए ने, आम सभा ने। देखो अब ये देखो, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल्दी से। पहले तो ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री क्या होता है, देखो बिल्कुल ही विकसित नहीं है जो, पहले बिल्कुल, और इनको छूट बहुत मिलती है ना, इसलिए इस कैटेगरी में थे ये, ठीक है। तो पहले ये थे, अब इनको निकालकर इसमें डाल दिया है, ठीक है, इसने किया है। तो अब मुझे ये बताओ किस आधार पर किया है, इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं, क्या क्या देखा जाता है। एक तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय, ठीक है, एक तो ये मानदंड है, ये बढ़ती है तो इसके बेस पे चेक किया जाता है। दूसरा ह्यूमन असेस्ट इंडेक्स, ठीक है ना, मानव संपत्ति सूचकांक भी लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है, इसको ये चीज है। और तीसरा है आर्थिक सुभेद्यता सूचकांक, सुभेद्यता सूचकांक, ठीक है। तो इन तीनों को चेक किया जाता है, इसके आधार पर यूएनजीए जो है वो किसी को कर सकता है। बट अब ध्यान से समझो बच्चों, डब्ल्यूटीओ में इसको लेकर वार्ताएं बहुत होती हैं, है ना, डब्ल्यूटीओ में छूट भी मिलती है अगर जो विकासशील देश होते हैं कुछ चीजों को लेकर। देखो क्या डब्ल्यूटीओ ने प्रभाषित किया है क्या विकासशील देश कौन होंगे या कौन नहीं, ठीक है, ये चीज याद रखोगे कि अगर यूपीएससी पूछे क्या डब्ल्यूटीओ ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित कर रखा है, तो आप कहेंगे नहीं कर रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो फिर कौन करता है, ये देश ना खुद से घोषित कर लेते हैं, समय से घोषणा करते हैं। ये भारत कहता है मैं विकासशील हूं, बस मान लिया, ठीक है, इतना है। चीन कहता है मैं विकासशील हूं, मान लिया। बट हाँ, अगर कोई देश मान लीजिए आपत्ति करता है ना, तो डब्ल्यूटीओ उसको वेरीफाई कर सकता है कि है कि नहीं है। तो एक चीज, अब आप कहोगे सर इससे क्या होता है, विकासशील और विकसित देश से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। होता क्या है ना कि इनके साथ थोड़ा सा अलग ट्रीट किया जाता है, कई बार इनको कुछ छूट भी दी जाती है। तो ये सब चीजें हैं, जैसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज है,
ठीक है, जीएसपी प्रणाली है। ये क्या है प्रणाली, हल्का सा नोट बस समझ लो, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पूछ चुका है यूपीएससी इसको लेकर सवाल। देखो ये प्रणाली ये है कि छूट दी जाती है, जैसे मान लीजिए भारत की तरफ से कोई एक्सपोर्ट किया गया वहां पर, ठीक है, किसमें, यूरोप वगैरह में, तो उन पर कम टैक्स लगता है, बस इतना समझ लो बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो छूट दी जाती है, और किस बेस पे, जो विकसित और विकासशील देशों के आधार पर जो डिवीजन कर रखा है उसके आधार पर विकासशील देशों को छूट दी जाती है। इसलिए ये देश अपने आप को क्या बोलते हैं, विकासशील, विकसित, इस तरह से अपने आप को डिवाइड करके रखते हैं। बट डब्ल्यूटीओ परिभाषित नहीं करता है, समय से घोषणा करते हैं। बस इस एक पॉइंट के लिए मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब मुझे एक बताओ, ट्रोइका प्लस क्या है? ट्रोइका प्लस, बस इतना याद रखो कि इसमें कौन से देश शामिल हैं। एक तो इसमें पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, प्लस चीन है, प्लस रूस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट देश है ना इसलिए बताना पड़ रहा है, वरना पाकिस्तान के संगठन में हमें क्या ही फर्क पड़ता है। ट्रोइका प्लस है, ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान, चीन, रूस और यूएसए इसमें शामिल है, बस इतना याद रखो। और कोई भी वार्ता के लिए इकट्ठे हो जाए, जैसे तालिबान जब सत्ता में आया था उसको लेकर पाकिस्तान ने इसको लेकर एक वो किया था, सम्मेलन किया था, तब उसके बारे में बात ये चर्चा में रहा था। ठीक है, एक याद रखो बच्चों, ग्रैंड इथियोपियन रेंसा डैम है, ठीक है, लिख देता हूँ वैसे। अब इथोपिया के नाम से तो समझ ही गए होंगे कि इथोपिया में ही होगा, ठीक है, रेनेसा डैम, डैम मतलब बांध, ठीक है, ये नाम है इसका। ये कहाँ पर है, बिल्कुल क्लियर है, इथोपिया में। बट ये किस नदी पर है, ये ब्लू नील पर है, ठीक है, ब्लू नील है ना, ब्लू नील है, व्हाइट नील है, इस तरह से, तो ब्लू नील पर है। इसको लेकर ना विवाद है, किसके किसके बीच में, ये भी याद रख लो, सूडान और मिस्र के बीच में। ठीक है, अगर यूपीएससी पूछे कि ग्रैंड इथियोपियन रेंसा डैम विवाद किस किस देश के बीच में है, तो सूडान और मिस्र के बीच में, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात एक याद रखो, एक ना मिस्र में भी ऐसा ही एक बांध है नील नदी पर, उसको बोलते हैं आसवान बांध, वो भी लिख लो। आसवान बांध कहाँ पर है, नील नदी पर है, मिस्र में, ठीक है, इजिप्ट में। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। एक थोड़ा सा ये भी लिख लो, दारफूर क्षेत्र अगर पूछ ले यूपीएससी कि दारफूर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, न्यूज़ में रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो दारफूर क्षेत्र है कि ये सूडान के पश्चिमी भाग में लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीका गणराज्य की सीमाओं, तो सूडान न्यूज़ में रहे ना, तो सूडान डाल देना कि सूडान के आसपास का क्षेत्र है, सूडान के आसपास का क्षेत्र। बस इतना भी लिख लोगे तब भी यूपीएससी में अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब लास्ट में एक जल्दी से मैं बताता हूँ, एक दो अभ्यास हैं भाई, वो भी देख लो, थोड़ा सा देख लो उसके बारे में, कौन कौन से मैंने कुछ कुछ तो आपको कराए थे। देखो अभ्यास मिलन है एक, ठीक है, मिलन एक्सरसाइज है कोई, ये हिंद महासागर के तटवर्ती सभी देश करते हैं, ठीक है, जितने भी तटवर्ती देश है ना हिंद महासागर में, उसमें सब मिलकर इसमें करते हैं, भारत भी होता है इसमें। दूसरा अगर आप देखेंगे मालाबार के बारे में मैंने आपको बताया ही है, चारों क्वाड वाले देश हैं, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो है अमेरिका है, ये चारों इसमें शामिल हैं। और एक दोस्ती देख लो, दोस्ती अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच में है, दोस्ती है मालदीव प्लस भारत प्लस श्रीलंका, ठीक है, तो ये इनके बीच में दोस्ती अभ्यास है। ठीक है, एक चीरू देख लो भाई, चीरू, चीरू अभ्यास किसके बीच में है, तो ये देखोगे आप, ईरान, एक नया गठबंधन बन रहा है, आईआर की वीडियो में बताया था, तो वो यही है। ठीक है, रूस, ईरान और चीन के बीच में ये अभ्यास है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग याद रखोगे। एक और देख लो, एक और देख लो, एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, पीसफुल मिशन, ठीक है, ये किसके किसका अभ्यास है, ये देखोगे तो संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, एससीओ का अभ्यास है ये। ठीक है, तो ये भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट और करोगे तो मैं रिमेनिंग चीज़ें भी आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए ये। ठीक है, ताकि हमारा कुछ भी छूटे ना। तो वो ये है कि देखो इसमें क्या है, यूक्रेन और रूस के बीच में जो वार चल रहा है ना, उसके स्थल वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे तो मैं आपको मैप भी दिखाने वाला हूँ लास्ट में। देखो एक तो याद रखो, अगर यूपीएससी पूछे, पिछले साल तो न्यूज़ में रहे हैं ये, पर यूपीएससी ने पूछे नहीं है, डोनेटस्क और इसको लुहांस क्षेत्र बोलते हैं, ये कहाँ पर है, पहले तो ये पता होना चाहिए, ये है यूक्रेन में,
है ना। अब इनको लेकर रूस ने इनको आज़ाद घोषित कर दिया था, वो बात की बात है, उस मुद्दे को हम लोग आईआर में देख चुके हैं। दूसरा ये देखो, ये यूक्रेन में है। दूसरा मोरियोपाल, ठीक है, मारियोपोल, ठीक है, ये भी यूक्रेन में है, ठीक है, अगर यूपीएससी पूछे तो। ये क्या है, मारियोपोल जो है ये ओजोव सागर पर स्थित सबसे बड़ा यूक्रेनी बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है ये, बट है कहाँ पर, बस इतना याद रख लो, यूक्रेन में है। हम लोग मैप में भी देखेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। खेरसान पूछ ले, ये भी यूक्रेन में है, खेरसान, ठीक है, खेरसान भी यूक्रेन में है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी हम लोग मैप अभी इसका देखने वाले हैं, ठीक है। लवीव है, आपका कीव है, आप लोग बहुत न्यूज़ सुनते होंगे ना, खारकीव है, लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, मारियोपोल है, खेरसन है, ओडेसा है, ये सब यूक्रेन के स्थल हैं। हम लोग इसको मैप में भी देख लेंगे, चिंता मत करिए। एक बच्चों ध्यान से देखो कि नाटो में अगर हमें सदस्य किसी को बनना है तो क्या 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 करना होगा। बस जल्दी से प्रोसेस बता देता हूँ, याद रखने की जरूरत इतना है, बस थोड़ा सा देख लो प्रोसेस। अगर यूपीएससी पूछ ले, ऐसे वैसे प्रश्न बनेगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता कोई चीज़ छूटे आपकी, ठीक है। नाटो को लेकर मैं ऑलरेडी काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। अब उसमें मेंबरशिप कैसे, क्योंकि उसी को बेस पर लड़ाई हुई थी इसकी, रूस और यूक्रेन में, है ना। तो इसको देखकर देख लो। देखो पहले तो क्या होता है, सबसे पहले सदस्य देशों में सहमति बनती है, ठीक है, कि हाँ इसको सदस्य बनाना है कि नहीं बनाना है। किसी देश ने मान लो आवेदन किया है, फिर उस बंदे का जो आवेदक जो देश है मेंबरशिप एक्शन प्लान में शामिल होता है। एक मेंबरशिप एक्शन प्लान बनाते हैं ये लोग, उसमें ये शामिल होता है, ठीक है। ये इसका पहला चरण है। फिर उसके बाद में जो है जो नाटो है उसको, वो क्या करता है, वाशिंगटन एक संधि है, ठीक है, नाटो से संबंधित है, उस संधि में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, संशोधन का प्रस्ताव, ठीक है। सबकी सहमति देखता है कि भैया क्या इसको शामिल कर लें या नहीं कर लें, ठीक है। फिर वो प्रस्ताव शामिल होता है। फिर उसके बाद नया सदस्य जो है, अगर प्रस्ताव पारित हो जाए, फिर उसके बाद में नाटो में सदस्य शामिल होता है, ठीक है। पहले मेंबरशिप एक्शन प्लान, पहले सबसे पहले सहमति है, आपसी सहमति होगी तो मेंबरशिप एक्शन प्लान आएगा, ठीक है, मेंबरशिप एक्शन प्लान तो ये आएगा। फिर उसके बाद में वाशिंगटन जो संधि है उसमें संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद वो जो सदस्य है, नया देश जो है नाटो का सदस्य बन जाएगा। आपको पता है यूक्रेन बनना चाह रहा था, इसी पर रशिया ने अटैक कर दिया इस बात को लेकर। दूसरा एक चीज, नाटो का गठन तो पता है ना कब हुआ था, 1949 में, भूलेंगे नहीं, किसके लिए, कई बार बता चुका हूँ, अब रिपीट नहीं करूंगा। देखो एक मुझे यहाँ पर ये देखो, नॉन मेजर नॉन नाटो अलाय, जैसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी सदस्य होते हैं, जैसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, ठीक है, ये भी ये लोग एक दर्जा देते हैं। वो दर्जा क्या मतलब, अब देखो, मतलब गैर नाटो मतलब जो नाटो में नहीं है। अब कई देश ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि देखो भैया हमें नाटो में नहीं आना है, बट हमें आपका सहयोगी बनना है, तो उसको इसमें ले आते हैं ये लोग, ठीक है। तो गैर नाटो सहयोगी दर्जा देते हैं, जिसमें कतर वगैरह जो है शामिल हुए हैं, ठीक है, पिछले साल ही किया था उसको। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि भारत जो है ना नहीं है इसमें। मतलब आपको अगर यूपीएससी उलझाए कि भारत नाटो का सदस्य तो नहीं है, बट भारत गैर नाटो सहयोगी का सदस्य दर्जा है भारत को, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग कहेंगे हाँ ये हो सकता है, गैर नाटो में भारत हो सकता है, और वहीं पे गलत हो जाएंगे आप, ठीक है। गलती से अपने 2 नंबर नुकसान करके आ जाएंगे। भारत इसमें भी नहीं है, नाटो में भी नहीं है, भारत इसके साथ आएगा नहीं। अमेरिका को बोला कि हम ये नहीं करेंगे भैया, हम ये करेंगे तो हम रूस को, चीन को अपने अगेंस्ट कर लेंगे, जो कि हम नहीं कर सकते। तो इसको लेकर भी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। एक बच्चों ध्यान रखो, 2+2 डायलॉग जो है मैंने आपको हालांकि बताया था आईआर की क्लासेस में, यहाँ पर देख लो। देखो इसमें बस इतना याद रख लो, 2+2 में शामिल कौन कौन होता है, विदेश और रक्षा मंत्री, ठीक है। किसी भी देश में मान लीजिए अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 डायलॉग होता है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये दोनों जो मंत्री हैं आपस में वार्ता करेंगे। मेनली ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिफेंस को लेकर ये लोग आपस में और सिक्योरिटी को लेकर बात करते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को पता होगा। एक ये देख लो रायसीना डायलॉग, ठीक है। रायसीना संवाद क्या है, तो ये कुछ नहीं है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है, ठीक है। भारत करता है इसको, और 2016 से हो रहा है, और कहाँ पे होता है, नई दिल्ली में, ठीक है। कुछ नहीं है ये, अगर आप देखेंगे तो ये भू राजनीति को लेकर, जियो पॉलिटिक्स को लेकर,
ठीक है, भू राजनीति को लेकर एक संगठन है जिसको लेकर एक चर्चा, मतलब भारत ना एक संवाद कराता है जिसमें बुलाता है क्षेत्र के देशों को कि भाई आओ आप लोग, हम लोग वार्ता करते हैं, हमारे क्षेत्र की स्थिरता को लेकर, विकास को लेकर, आपस में सहयोग को लेकर यहाँ पर वार्ता की जाती है। ठीक है, तो ये भारत का है। और रायसीना नाम क्यों है? रायसीना पहाड़ियाँ हैं राष्ट्रपति भवन में, उसके बेस पर इसका जी नाम रखा गया है। अब ये याद रख लो कि ये करवाता कौन है? विदेश मंत्रालय भारत का, ठीक है, प्लस विदेश मंत्रालय प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, ये याद रखना भाई। ठीक है, ये दोनों मिलकर रायसीना डायलॉग को करवाते हैं। मैंने क्या बोला? भू रणनीतिक संवाद है ये, भू राजनीतिक, ठीक है, भू राजनीतिक संवाद का एक आयोजन भारत की तरफ से किया जाता है। ठीक है, ये लोग आप लोग भूलेंगे नहीं ना भाई, अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक है, मुझे लगता है आज की वीडियो में काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ चीज़ें बच्चों हो सकता है मैं एडिशनल देखूंगा, अभी शायद बच भी गई हों, लेकिन हम उसको नेक्स्ट जो वीडियो लास्ट में आएंगी ना, 2 वीडियो, उसमें हम लोग उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है IR का मैक्सिमम पोर्शन जो है काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया। अब लेटेस्ट कुछ चीज़ें हम लोग और देखेंगे। देखो बच्चों, यही चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, वही मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी हद तक आप अगर इसको रिवाइज कर लोगे ना इन 4 वीडियो को, तो आपके मेन संगठन सारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। अब हम जल्दी से बच्चों मैप देख लेते हैं जो मैंने आपको बोला था इजराइल को लेकर। देखो बच्चों, ये है गोलन हाइट्स। मैपिंग को लेकर लास्ट वीडियो एक आएगा भाई, अभी नहीं, मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास, तब आपका होलिस्टिक मैपिंग मैं करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी है। एक ही वीडियो होगी या 2 वीडियो होंगी, लेकिन उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, अच्छे से मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो लिबनान यहाँ पर है, गोलन हाइट्स का ये है, देखो ये इजराइल का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं डेड सी। ये वेस्ट बैंक है, ये जो है आपका गाजा पट्टी यहाँ पर है। ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तेल अवील है, ये जेरूसलम की मैं बात कर रहा था। ठीक है, इजराइल कहता है कि मेरी राजधानी है ये। अब देखो भाई, प्रश्न यूपीएससी ने ये पूछा था कि कौन सा स्टेट है, जो देश है वो मेडिटेरियन सी से टच नहीं होता है। 3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है प्री में, आप लोग अगर देख रहे हो तो जॉर्डन ही उसका आंसर होता है। ठीक है, जॉर्डन इसकी जो सीमा है वो वेस्ट इससे मेडिटेरियन सी से नहीं लग रही है, बाकी सब लग रहे हैं। देखेंगे ना आप, इजिप्ट लग रहा है, इजराइल लग रहा है, इवन सीरिया, लिबनान, ये सब टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लो, ये मेडिटेरियन सी है, इधर आप देखेंगे गोलन हाइट्स है, यहाँ पर तेल अवीव मैंने अभी बताया था, वेस्ट बैंक जो है ये वाला है, गाजा स्ट्रिप जो है यहाँ पर है आपका, और ये जॉर्डन देखो, यहाँ पर देखो पूरा टच हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। यही सवाल उत्तर में था। ठीक है, तो ये डेड सी है आपका, यहाँ पर ये सीरिया है। ठीक है, तो ये पहला मैप आप लोगों ने देख लिया। दूसरा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना श्रीलंका को लेकर। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये है पाक स्टेट, ठीक है, पाक जल संधि, ये है पाक बे, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार। अगर यूपीएससी सीक्वेंस दे दे, ठीक है, ये तो आपको पता है, पाक स्टेट पूछेगा किसके किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, पाक बे भी बता दोगे, गल्फ ऑफ मन्नार भी बता दोगे, लेकिन यहां पर ये समझो कि इनका अगर सीक्वेंस पूछ ले यूपीएससी कि नॉर्थ से साउथ सजाओ, तो कैसे लिखाओगे? पाक स्टेट सबसे ऊपर है, पाक बे उसके बीच में है, सबसे नीचे गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज बने कल बने, बनेगा ये प्रश्न। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है ये, तो इसको देकर इस तरह से देख लेना है। अब ये मैंने आपको बोला था यूक्रेन के कुछ देख लेंगे। देखो ये है खार्किव, ये है कीव, ठीक है, ये है आपका कीव, और ये है आपका लवीव। ठीक है, बड़े नाम अजीब से हैं इनके। ओडेसा है, ठीक है, ये लुहांस्क और डोनेट्स्क जो मैंने आपको बोला था, ये है मारियूपोल पोल। ठीक है, मारियूपोल जो है आपका ये है। देखो ये है क्रीमिया, इसको हड़प लिया था भाई। ठीक है, ये इसको हड़प लिया था। देखो बच्चों, ये ओजोव सी ये है यहाँ पर, ठीक है, और ये है ब्लैक सी, इसके बीच में एक जल संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ, 1 मिनट पॉज करके सोचिएगा याद है कि नहीं है। अगर जिनको नहीं याद है उनके लिए लिख रहा हूँ, कर्च जल संधि है। ठीक है, कर्च जल संधि अगर पूछ ले कि सी ओ ओजोव को ब्लैक सी से अलग कौन सी जल संधि करती है, तो कर्च जल संधि याद रखेंगे आप। ठीक है भाई, काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें जो हैं कवर कर ली हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो कंटेंट। ठीक है, बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, बोल बोल के मेरी हालत भी ख़राब हो गई है। 2 घंटे की रेगुलर वीडियो हम लोगों ने शूट करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंटेंट कुछ भी आपका छूटे ना। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर डिलाइट आईएएस को फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को मेंटरशिप में शामिल होना हो, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हो। आंसर राइटिंग का भी सेशन चलता है संडे 11 बजे, आप सुबह उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत अच्छे से बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप भी बना हुआ है उसका अलग से व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हो तो इन चीज़ों पे कॉल करके बाकी डिटेल दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।